11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में बैंकों में पैसा ज़्यादा रखना। और क्या कभी कांग्रेस का या राहुल गांधी जी का इंडिया के अंदर कोई फ्यूचर है कांग्रेस पार्टी का या राहुल गांधी जी का? जब तक राहुल गांधी जी नेतृत्व में कांग्रेस के रहेंगे तब तक 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में संभावना है कि स्टॉक मार्केट फेक न्यूज़ के कारण 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में किसी बड़े हस्ती को हम खो सकते हैं, ऐसा योग दिखाई देता है। तो आज पहली बार किसी पॉडकास्ट पे लाइव रहने वाला है कि हम सुमित आचार्य जी को 3 डेट ऑफ बर्थ देने वाले हैं। आपको कुंडली देखकर ये बताना है कि वो ABC कौन कौन से प्रोफेशन में है। उनके 10वें भाव में सूर्य देख के क्या बोला, पॉलिटिशियन बनेंगे। ये व्यक्ति पॉलिटिशियन, ऐसे व्यक्ति खेल से संबंधित। Is it right? Oh shit! ये था चिराग पासवान जी का पॉलिटिशियन। बी विराट कोहली क्रिकेटर। सी एक्टर। कि अगर आप मेरे सामने किसी गरीब व्यक्ति की कुंडली लाइए, किसी अमीर आदमी की कुंडली लाइए, देख के बता दूंगा कौन सा गरीब कौन सा अमीर। क्योंकि लोगों का ये कहना, लोगों की ये धमकियां उस समय बहुत मिलती थी कि आप ज्यादा दिन के मेहमान नहीं, सत्ता पलट जैसा कुछ होकर के वहां पे दिखाई पड़ सकते हैं केंद्र में। राम मंदिर के जो काले चेहरे हैं जिन्होंने चोरी करी होगी वहां, उन चेहरों, जिस दिन करेंसी कोलैप्स करेगा उस दिन लोग सड़क पे आ जाएंगे और कहीं ना कहीं से वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी स्फोटित हो सकता है। सोना और चांदी का स्टॉक भर के अपने पास रखिए, आने वाले समय में बड़ी क्राइसिस आने का योग। अगर ऊपर वाले ने कुछ लिखकर दे दिया, किसी को कोई फायदा हो गया सब कुछ लिखवा के, तो क्या आगे जाकर उसकी लाइफ में अगर कुछ चीजें हैं तो वो चेंज हो सकती हैं? वो चीजें तो जीवन में लिखी हैं, जो होनी है वो होगी, लेकिन रास्ता आसान हो जाता है। जहां पे हमें तलवार चुभनी थी वहां पर एक कांटा चुभता है। स्वागत है आपका सुमित आचार्य जी हमारे इस चैनल पे। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई एस्ट्रोलॉजर हमारे चैनल पर जो आए हैं, और वो सबसे पहले आप ही हैं। बेसिकली हमारे जो चैनल पर मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स आते थे, बट फर्स्ट टाइम इन्फ्लुएंसर और एस्ट्रोलॉजर कंबाइंड हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहले तो आपके बहुत बहुत आभार अपने चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। तो सुमित जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो रहता है वो ये है कि इंस्टाग्राम पर आपको काफी सारे लोग देख रहे हैं, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और काफी व्यूज जा रहे हैं आपके जी, बट काफी कम लोग जानते होंगे आपके स्ट्रगल्स, आपने कहाँ से चीजें स्टार्ट करी एंड अब जो जो अभी लेवल पे हो आप, तो सारे के सारे देख रहे हैं। बट जो आपने जहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट किया, आप कहाँ से थे, आपके स्कूलिंग बैकग्राउंड, ये सारी चीजें अगर आप बताना चाहें तो। ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि जो मेरे ऑडियंस हैं वो पूरी तरह से मुझे जाने। और इनफैक्ट मेरी चीज़ें जो हैं मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर माय पास्ट करके एक हाईलाइट है, वहाँ पर लोग जा करके देख सकते हैं। माय अचीवमेंट्स करके हाईलाइट है, वहाँ पे भी लोग जा करके देख सकते हैं। तो चीज़ें ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, लेकिन अब आप सवाल करते हैं तो मैं ज़रूर इसको उजागर करना चाहूँगा, क्योंकि लोग अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करते हैं, अपने हिसाब से कहानियाँ बनाते हैं। तो उससे बढ़िया है कि मैं ही उन चीज़ों को सामने आपके रखूं, क्योंकि सारी चीज़ें मीडिया में रही हैं। मैं कोई आज का मीडिया में आया हुआ पर्सन नहीं हूँ। जब मैं क्लास 9th में स्टडी किया करता था तब से मैं मीडिया में हूँ, और तब से ऐसे हूँ। आपने सुना होगा, पानी से चलेगी कार। तो द टेलीग्राफ, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब ने मुझे फीचर किया था। हजारीबाग नाम का एक स्मॉल टाउन है झारखंड में, वहाँ पर से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। विवेकानंद सेंट्रल स्कूल नाम का मेरा स्कूल रहा। और स्कूल में अगर आप जाते हैं तो हमारे टीचर से आपको मेरी काफ़ी सारी कहानियाँ सुनने के लिए मिलेंगी। स्कूल की अनफिल्टर्ड, या ऐसी बातें कि बारिश हो रही है और मैं बूंदों को लेकर के एनालाइज कर रहा हूँ कि ये बूंदों की स्पीड क्या होगी। फिर किसी टीचर ने एक टर्म कॉइन किया था कि जो हम लोग यूरिनेट करते हैं, तो यूरिन से भी कुछ कंट्रीज हैं वहाँ पर फ्यूल बनाने का प्रयास चल रहा था। तो मैंने कहा यार, पानी से भी गाड़ी चलाई जा सकती है हाइड्रोलाइज करके। तो मैंने कुछ ऐसे सेटअप्स तैयार किए। मैं चाहूँगा आज पहली बार ऑन इंटरनेट किसी पॉडकास्ट में मैं उन फोटोज को रिवील करना चाहूँगा। तो स्क्रीन पर ये जो फोटो आई है अभी, ये तब की फोटोग्राफ है जब मैं क्लास 9th में स्टडी करता था। और ये जो मैंने बनाया है, इसको कहते थे बॉम्ब कैलोरी मीटर।
इसके साथ में एक कोल्ड फ्यूजन रिएक्टर करके लगा हुआ था, जो रूम टेम्परेचर पर न्यूक्लियर फ्यूजन अटेम्प्ट किया गया था एक बार बहुत पहले। कोलोराडो स्प्रिंग्स में दो बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लेम किया था कि रूम टेम्परेचर पे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवा सकते हैं। मेरा भी मन था कि मैं भी इस चीज़ को रेप्लिकेट करूं, तैयार करूं और अपने हिसाब से इसको करके देखूं, न्यूक्लियर रिएक्टर इन द बैकयार्ड। तो एक LENR कम्युनिटी कहते हैं, जर्मन काउंसिल ऑफ लो एनर्जी न्यूक्लियर रिसर्च है, तो उनके साथ मैं बड़ा एक्टिव मेंबर बना लो एनर्जी न्यूक्लियर काउंसिल का। और स्कूल में पढ़ते हुए मैं उनका मेंबर था। और ये जो प्रोजेक्ट्स मेरे हैं काफ़ी ज़्यादा ये वायरल रहे उस समय, काफ़ी न्यूज़ में आते थे। रूम टेम्परेचर पर मैंने प्लाज्मा फॉर्म किया, जो मैटर का फोर्थ स्टेट होता है। हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस देखते हैं, मैंने प्लाज्मा फॉर्म किया, जो सूर्य में बनता है प्लाज्मा, बहुत हाई टेम्परेचर पर प्लाज्मा फॉर्म होता है। एक छोटी सी क्लिप आप अभी प्ले करिए यहाँ पे, ये जो देखिए, ये क्लिप अभी चलेगी। तो ये जो आपने पटाखे फूटते देखे अभी, उसमें ये प्लाज्मा फॉर्मेशन हो रहा है। ये इमेजेस जो आप देख रहे हैं, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ये इमेज को मैंने अभी स्लाइड किया, ये दूसरी इमेज देखी, ये स्लाइड किया, ये इमेज देखी। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब पदार्थ का चौथा स्टेट, जिसके बारे में हम केवल किताबों में पढ़ते हैं। मैंने ये चीज़ें स्कूल में क्रिएट करी। यंग साइंटिस्ट के रूप में मुझे लोग जानने लगे थे, और इंडिया का यंगेस्ट रिसर्चर, वन ऑफ द यंगेस्ट रिसर्चर भी कहलाया, क्योंकि मैंने 7th क्लास में एक थ्योरी लिखी थी। ये मेरी रिसर्च पेपर है, थ्योरी ऑफ कांस्टेंट लाइट स्पीड। उसमें मैंने प्रूफ किया 7th क्लास में। हाँ, 7th क्लास में ये रिसर्च मैंने लिखा था। 10th में जब मैं आया था तब ये पब्लिश हो गई थी। और पब्लिश भी हुई तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पब्लिश हुई इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च न्यूयॉर्क में पब्लिश हुई। ये रिसर्च पेपर के पब्लिकेशन सर्टिफिकेट्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो ये रिसर्चेस मैंने किए 10th क्लास में होते हुए। ये कुछ फोटोग्राफ्स आप ये चलाइए। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मेरे लेक्चर्स, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, और जो ग्रेजुएट्स होते हैं, मतलब मैं एक 10th क्लास का 11th क्लास का बच्चा, और मैं कॉलेजेस में जा करके देखिए लेक्चर दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें मैंने अचीव करी अपने कम एज में, और काफ़ी मीडिया में रहता था, बहुत वायरल रहता था। शायद ही भारत के बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे कोई जो मुझे ना जानते हो, बहुत मेरा नाम रहा था उस समय। अच्छा। मेरा अध्यात्म में रुचि, एक प्रकार से आप मानिए हर वैज्ञानिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की रुचि अध्यात्म में समय के साथ आ जाती है, क्योंकि अध्यात्म के आगे कुछ नहीं है। तो अपने साइंटिस्ट जो आपके मन में बचपन से आप एक साइंटिस्ट वाला जो रहा है, वो कैसे आपने छोड़ा? और फिर छूटा कहाँ, साइंस देखिए, एक तो मेरा ये न्यूज़पेपर आर्टिकल आप चला रहे हैं सामने, 18 साल की उम्र में 28 आविष्कार। अच्छा। और दैनिक जागरण में कई बार पब्लिश हुआ, दैनिक भास्कर में, तो फ्रंट IIT में जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ। उसके बाद ये देखिए, दुश्मन देशों के लिए विनाशक है हजारीबाग के सुमित का ड्रोन बनाया मैंने, जो कि जो ऐसा ड्रोन था ये, जो कि EMP रेडिएशन कहते हैं, इससे निकलता था। और ये जो ड्रोन है बेसिकली ये बनाया गया था जो रडार्स होते हैं उनको इमोबिलाइज करने के लिए। तो ये आपने बनाया था? हाँ, ये मैंने बनाया। कौन सी क्लास में बनाया था आपने? मैं इस समय क्लास 11th में गया था और मैंने ड्रोन बनाया था। तो मैं अपने पूरे स्कूल का इकलौता बच्चा ऐसा था, वहाँ पे लगभग 7,000 स्टूडेंट पढ़ा करते हैं, पर मैं इकलौता ऐसा बच्चा था जिसको वहाँ पे फ्री शिप मिला। मतलब मुझे फीस नहीं लगता था पढ़ने के लिए, स्कूल मुझे आगे के लिए भी स्पॉन्सर करने के लिए तैयार था, कई कॉलेजेस मुझे स्पॉन्सर करने के लिए तैयार थे। पर मेरे इंटरेस्ट में आया कि मैं ड्रॉप आउट लूँगा वहाँ से। मेरा काफ़ी अलग तरीके से शिक्षण पद्धति का मेरा इंटरेस्ट रहा, तो मैंने वहाँ से ड्रॉप आउट लिया। और ड्रॉप आउट लेने के बाद मैंने और झंडे गाड़े। ड्रॉप आउट लेने के बाद मेरे कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ MOU हुए। एक आपका रहा छत्तीसगढ़ में LCIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक रहा हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका टिहरी गढ़वाल, वहाँ पे मैं गया एज अ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट। सेमिनार्स वहाँ कंडक्ट करें, काफ़ी बच्चों को मैंने रोबोटिक्स सिखाया, मैंने AI सिखाया। TCube के अंदर टेक्नोलॉजी एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलता है इंडियन गवर्नमेंट का, MHRD का चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। उसके साथ उसके साथ में मैं एज अ AI वेंडर रहा उनके साथ में। तो ये सारी चीज़ें, बीइंग अ स्कूल ड्रॉप आउट एक अचीवमेंट, क्योंकि
यूजुअली आप जब कॉलेजेस में पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के लिए आपको एक जो डिग्री जो आपको पीएचडी की चाहिए होती है और आपको सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है, तो वो ना होकर के एक अलग रूट वे से आई वाज देयर इन द कॉलेजेस टीचिंग लाइक दिस, इंस्पायरिंग द स्टूडेंट्स। मेरे कई सारे टॉक्स लगे, मैं बना एज अ एक्सपर्ट ऑफ स्टार्टअप भी रहा मैं, तो मैं सिखाता था हाउ टू ओपन अ स्टार्टअप विदाउट कैपिटल। क्योंकि मैंने अपने स्टार्टअप को मैंने 2016 में एक स्टार्टअप किया था, उस कंपनी का नाम था वेबगैक्स। तो उस कंपनी का प्रॉपर पर्पस ये होता था कि मैं प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता था। मीन्स लोग मेरे पास आते थे आइडियाज मन में लेकर के, ओके। और उनके मन के आइडियाज को रियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना वो मेरा काम होता था। इंडियन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लिए मैंने प्रोडक्ट डेवलप करे, डिफेंस के लिए मैंने प्रोडक्ट डेवलप करे, डीआरडीओ के साथ मैंने जुड़ करके काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप करी। एक सुमेरु पैक्स करके कोविड के समय भी लॉन्च किया था डीआरडीओ ने। वो एक प्रकार से वेंटिलेशन जैकेट होता है जो कि डॉक्टर्स पहन सकते थे। तो डॉक्टर जोशी थे जिन्होंने काफ़ी उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में इनक्यूबेट किया मुझे। वो सीईओ डॉक्टर जोशी उस समय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे ब्रह्मोस मिसाइल्स के, एक बहुत सीनियर पर्सन। पहले वो साइंटिफिक एडवाइजर रहे रक्षा मंत्री के, SA टू RM उस पोजीशन को कहते हैं। फिर वो प्रमोट होकर के बन गए CEO टू ब्रह्मोस। उस समय अमूमन ब्रह्मोस मिसाइल्स या ब्रह्मोस की जो डिवीजन है डिफेंस की, उसकी टर्नओवर उस समय कुछ 600 करोड़ थी। 600 करोड़ से 3500 करोड़ का टर्नओवर वो लेके आए थे। तो ये चीजें मैंने अपनी जर्नी में देखी और काफी सारी चीजें करी। एस्ट्रोलॉजी एक इंट्रिंसिक पार्ट रहा, क्योंकि आप अगर देखते हैं अगस्त मुनि को, अगस्त संहिता जब उन्होंने लिखी तो उन्होंने ये बातें बताई कि आप बैटरीज कैसे बना सकते हो। एक शास्त्र बता रहा है बैटरीज बनाने के लिए, एक शास्त्र बता रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रोसेस, एक शास्त्र बता रहा है बल्ब कैसे क्रिएट करते हैं। वो एडिसन फेडिसन तो बाद में आए, हमारे शास्त्र में यह बात लिखी है कि बल्ब कैसे बनता है, हमारे शास्त्र में लिखी है बैटरी कैसे बनता है। माइकल फराडे का नाम तो बाद में आया। कैपेसिटेंस की जो बात आती है वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। बेंजामिन फ्रैंकलिन बाद में आए जो कह रहे हैं कि पतंग उड़ा के मैंने विद्युत के बारे में बताया। मेघ में विद्युत होता है, हमारे शास्त्र बताते हैं। क्यों इंद्र को दर्शाया जाता है वज्र लिए हुए, विद्युत। तो ये सारी चीजें शास्त्र बताती हैं, तो शास्त्र ज्यादा एडवांस्ड है। तो ये आविष्कार की दुनिया से एस्ट्रोलॉजी की दुनिया, ये ट्रांजिशन कैसे है? ये दुनिया अलग नहीं है, मैं अभी भी आविष्कार भी करता हूँ। अच्छा। और शायद ही कोई अच्छे धर्माचार्य हों जो वैज्ञानिक मानसिकता के ना हो। अभी आप निश्चलानंद सरस्वती को देख लीजिए, मैथमेटिक्स के बहुत सारे सूत्र अभी देते हैं। संस्कृत को एज अ परफेक्ट कोडिंग लैंग्वेज माना जाता है। तो शास्त्र जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप कैसे साइंस को और एडवांस कर सकते हैं। मैंने 7th क्लास में मैंने ये रिसर्च कैसे करा कि लाइट एक कांस्टेंट स्पीड पे क्यों चलती है, ये मैंने कैसे बताया, इसके पीछे का आधार क्या रहा होगा, शास्त्र। मैं अगर सीधा कहूं तो मैं शास्त्र आप पढ़िए, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में डालिए, आपका रिसर्च पेपर अप्रूव हो जाएगा। इतना डेप्थ है शास्त्र में। नारद पुराण हमारे प्रमुख 18 पुराण में से एक है। ये जो पाई हम पढ़ते हैं 22/7, कहते हैं कि ग्रीस से होकर के आया, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी ये है कि नारद पुराण में है और वहां से कॉपी करके ग्रीस वालों ने इसको अपना पेटेंटेड तरीके से दिखा दिया। न्यूटन ने कनाद संहिता के लॉज एज इट इज ट्रांसलेट करके छाप दिया अंग्रेजी में, और बड़ा बन गया दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक। लेकिन बाद में न्यूटन भी आध्यात्मिक बन गया। ऐसा शायद ही कोई वैज्ञानिक रहा हो जो समय के साथ आध्यात्मिक ना बना हो। भगवान को हर वैज्ञानिक जब उसकी बुद्धि तिरव ज्यादा हो जाती है या जब वो और विज्ञान में अंदर जाता है तो उसे भगवान का परिचय होने लग जाता है। श्रीनिवास रामानुजन जिन्होंने मैथमेटिक्स के इतने सारे सूत्र दिए, बाद में ये पता चला कि देवी उनके सपने में आकर के उनको सूत्र देके जाती थी। और अभी भी उनके सूत्र ऐसे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस को उनके सूत्र अभी तक समझ नहीं आते। प्रोफेसर GH हार्डी को कुछ समझ में आया था कि उन्होंने उनको यूरोप बुलाया, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का शायद मेंबर बने वो। तो ये सारी जो चीजें हैं शास्त्र के पावर से हुई, और शास्त्र इसीलिए मैंने भी पकड़ा क्योंकि मुझे पता है जब इन लोगों को शास्त्र ऊपर चढ़ा सकता है, इतिहास निर्माता बना सकता है, तो हम जैसे छोटे लोग अगर शास्त्र थोड़ा पढ़ ले तो मुझे लगता है कि इतिहास में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो दे देंगे। जीवन में जन्म लेने का उद्देश्य हमारा कुछ होना चाहिए। बिना उद्देश्य के आए और चले गए
इसका कोई मतलब नहीं है। कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब पूछते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो जग को अपना कुछ दे के जाना है, बिना जग को दिए अगर गए तो आने का कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए मैं मानता हूं कि एस्ट्रोलॉजी जब मैंने पकड़ी तो शास्त्र पढ़ने का मौका मिला, साथ में गणित का मौका मिला, साथ में शोध करने का मौका मिला, और एस्ट्रोलॉजी पे मैंने अपनी तरीके से शोध करी। आप देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। इंटरनेट पर सबसे पहले मैं ये ट्रेंड लेकर के आया, ज्योतिष का एक अलग लोहा दुनिया को मनवाने के लिए, डेट बता करके भविष्यवाणियों करने का ट्रेंड, ये मैं लेकर के आया। आप इंटरनेट पर खोजिए वीडियोस, आपको किसी का नहीं मिलेगा जिसने डेट बताया हो कि फलाना डेट से फलाना डेट के बीच में घटनाएं घटेंगी। जब लोगों ने मेरा देखा कि यार ऐसा भी हो सकता है, मैंने मेरे तरीके का शोध देखा, तो लोगों ने भी ट्राई करा, कॉपी करा, यूजुअली कॉपी करा, मेरे डेट्स के शीट्स को कॉपी करके लोगों ने ये करा कि उसके 1-2 दिन आगे पीछे का डेट बना करके लोगों ने कहा इस डेट से इस डेट के बीच में ये घटना घटेगी। शुरुआत मैंने करा, तो अगर लोग मुझे देख रहे हैं, ऑडियंस मुझे देख रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप ओरिजिनल वर्जन को देख रहे हैं। बाकी अभी जो कर रहे हैं मेरी कॉपीज, जो नहीं कर रहे हैं उनको तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन लोग मेरी कॉपीज बहुत ज्यादा कर लेते हैं। मैं बहुत सारे प्रिडिक्शंस का बौछार देने वाला हूं। उन बौछार प्रिडिक्शंस में से भी कई सारे प्रिडिक्शंस अभी आप कॉपी होता हुआ बहुत जल्दी देखेंगे। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को 6 जुलाई 2026 को। 6 जुलाई 2026 के बाद का रिकॉर्डेड अगर कोई वीडियो देखते हैं, समझिएगा कॉपीड है, जिसमें वो बात का मेंशन आ जाए जो बात मैंने अभी कही है पॉडकास्ट में। क्योंकि बिल्कुल यूनिक चीजें, बिल्कुल अलग गणना से, बिल्कुल अलग पद्धति से मेरे कुंडली में, जब मैं कुंडली निर्माण करता हूं तो एक कुंडली में एक ग्रह का 3 बार आवरण हो सकता है। हर कुंडली में आप देखेंगे सूर्य एक बार दिखेगा, चंद्रमा एक बार दिखेगा, राहु एक बार दिखेगा, केतु, सब ग्रह एक बार दिखेंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं कुंडली बनाता हूं उसमें ग्रह 3-3 बार दिख जाएंगे। एक ही 12 घर में एक ग्रह 3 बार आवृत्ति देंगे। तो ये जो तरीके हैं मेरे रिसर्च का, वो बिल्कुल अलग है, और वो पद्धति अभी तक मैंने रिवील ही नहीं करी, और बहुत जल्दी लोगों के बीच में वो पद्धति मैं अपना ऐप लॉन्च करके दूंगा। एस्ट्रो जटा करके ऐप बना रहा हूं, और वो ऐप के अंदर वो सारी पद्धतियां आने वाली है। अभी एक कंपनी भी इनकॉर्पोरेट मैंने कर ही दी है, सुमिताचार्य एस्ट्रो जटा प्राइवेट लिमिटेड, उसी के अंदर वो ऐप लॉन्च करके मैं सोच रहा हूँ लोगों को वो पद्धतियां सिखाना शुरू करूं। बहुत जल्दी आएगा, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। जो अपडेट होगा वो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर लोगों को मिलेगा। तो ये प्रेडिक्शंस की बात अभी आपने करी, हाँ, तो ऐसी कौन कौन सी प्रेडिक्शन है जो आपने करी और वो हो गया? असली में कितनी प्रेडिक्शन है, और कौन कौन सी ऐसी प्रेडिक्शन है जो काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो नहीं होनी चाहिए और वो भी हो गई? देखिए, मैं ना बिना प्रूफ के तो बात नहीं करना चाहूंगा। एक न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल देखिए आपके सामने। हाँ, इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आप पढ़िए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, ये 10 जून को पब्लिश हुआ है। इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है। 25 जुलाई से पहले पहले केंद्र सरकार से कोई प्रमुख व्यक्ति हट जाएगा। जगदीप धनखड़ जी 22 जुलाई को रिजाइन कर देते हैं बिना किसी कारण से, हमारे उपराष्ट्रपति। मैंने कहा है इसी न्यूज़पेपर में, आप जनवरी के सेक्शन में आइए, इसमें क्या लिखा हुआ है। 2026 शुरू होगा और जनवरी के महीने में अमेरिका युद्ध में आ जाएगा। सांप्रदायिक युद्ध मुस्लिम देश के साथ अमेरिका कर बैठता है। 9 जनवरी को ईरान की करेंसी कोलैप्स होती है, और 3 जनवरी को वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका हमला करता है, और उसके बाद से ये युद्ध चल रहा है सो चल रहा है। इसके ठीक आगे अगर आप आइएगा, मैंने क्या कहा, 28 जनवरी से 27 फरवरी प्लेने मत लीजिएगा। 28 जनवरी को ही पहला क्रैश हो जाता है, अजीत पवार जी को हम खो देते हैं। उसके बाद तुरंत 29 जनवरी को कोलंबिया में क्रैश हो जाता है। उसके तुरंत बाद प्लेन का पहिया खुल के निकल जाता है। भर भर के उस महीने में, उस ड्यूरेशन में इतनी घटनाएं घटती हैं कि खास अंतरराष्ट्रीय कंपनी को अपनी 5000 विमानों को ककून करके रख देना पड़ता है, अंतरराष्ट्रीय लॉन्ग रूट विमानों को। रीजन टेक्निकल अपडेशन देते हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ कि कोई कंपनी अपने 5000 विमानों को 1 महीने के लिए ककून करवा के रखवा दे? ककूनिंग में बहुत खर्चा जाता है, फिर उनको उनके सारे फ्यूल को बाहर निकालना पड़ता है। अगर आप पता नहीं एविएशन इंडस्ट्री से अगर कोई जुड़े होंगे, प्राइवेट जेट अगर कोई रखते होंगे अपना, तो वो ये बात अमूमन समझते होंगे ककूनिंग कितना टीडियस प्रोसेस है। सारे पाइपलाइंस को क्लीन करना पड़ता है, सारा फ्यूल को पंप आउट करना पड़ता है, उसमें एक बूंद भी फ्यूल का नहीं रहता, और
पूरे प्लेन की हाइड्रोलिक्स को निकालना पड़ता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड को निकालना पड़ता है, तब जाके प्लेन की ककूनिंग करके उसको रख दिया जाता है शेड। 5,000 प्लेनों को ककून करना, मतलब समझिए कितना बड़ा शेड वहां पे रिक्वायर्ड पड़ा होगा और कितनी बड़ी टीम फोर्स लगी होगी 1 महीना के लिए ककूनिंग के लिए। बाद में फिर उसको रिफिलिंग करी जाती है, तो वो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है फिर से अनककून करके प्लेन को उड़ाना। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट इसमें भी रहा है, एविएशन में, प्राइवेट प्लेन्स में, इन चीजों में मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको डेप्थ में थोड़ा बता भी पाता हूँ। ठीक है। तो काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, फिर काफी सारे लोग हैं जो प्रेडिक्ट करते हैं सेलिब्रिटीज का, पॉलिटिशियंस का, ठीक है। हमारे इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स काफी सारे हैं, बड़े बड़े काफी फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं। इनकी अगर आप प्रेडिक्शन करना चाहें, मैं कुछ नाम लेता हूं, अगर आप उनके बारे में कुछ बताना चाहें तो वो अच्छा रहेगा। देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा रुकूंगा। बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, तो उसकी कुंडली का अध्ययन करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि अभी अचानक से अगर नाम आएंगे सामने, तो बिना कुंडली का अध्ययन किए उनके बारे में बता पाना उचित नहीं होगा। ज्योतिष के पद्धति का ये अपमान के जैसा होगा अगर आपके पास डिटेल नहीं है और बिना डिटेल के आप उसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से गलत है। और डेट ऑफ बर्थ अगर है, हाँ जी, तो अवश्य मैं आपके सामने उनकी कुंडली का एनालिसिस करके दे सकता हूँ। अगर मैं अभी आपको डेट ऑफ बर्थ बताऊं तो अभी एनालिसिस आप कर हाँ, देंगे? कुछ तो कर ही दूंगा। हितेश जी, एल्विश यादव की कुंडली में गजकेशरी योग है। गजकेशरी योग का मतलब होता है कि हाथी के जैसा चाल चलने वाला व्यक्ति, मतलब बिना अगल बगल देखे बिल्कुल धड़ल्ले में चलना और कंट्रोवर्सीज पे ज्यादा ध्यान ना देना, ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। लेकिन नकारात्मक सोच इनके माइंड में बहुत हावी रहेगी। इनसे इनका बृहस्पति चूंकि 11th हाउस में है, कहीं ना कहीं से इनको ना कोई स्कूल का निर्माण करना चाहिए, उससे इनको बहुत फायदा होगा। अगर उसे स्कूल से डायरेक्ट प्रॉफिट आए ना आए, इनका साइड बिजनेस इतना ज्यादा उससे ग्रो हो जाएगा, उसकी एनर्जी से इतना ग्रो हो जाएगा कि ये खुद नहीं सोच पाएंगे कि कहाँ से इतना ग्रोथ मुझे मिला है। लेकिन नेगेटिव थॉट्स इतना ज्यादा इनको परेशान करेगा, नशा वगैरह से इनको दूर रहना बहुत जरूरी है। साथ में स्त्रियां इनकी सबसे बड़ी शत्रु बन सकती हैं। शत्रु भाव में एक प्रकार से शुक्र का परिवेश है, और एक तो अष्टम में भी शुक्र बैठते हैं। अष्टम में भले शुक्र उच्च के हैं, लेकिन स्त्रियों से इनको खतरा है। तो क्या एल्विश यादव को शादी नहीं करनी चाहिए? शादी करनी चाहिए, लव मैरिज ही करेंगे, लेकिन स्त्रियों से खतरा है, महिला पक्षों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। सबसे बड़ी शत्रु इनकी स्त्री ही रहेगी, ये भी तय है। ये बात आप नेट पर जितना ट्रेंड करवाइए कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि एल्विश यादव की सबसे बड़ी शत्रु वो स्त्री रहेगी। और इसलिए एल्विश यादव को स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए, बहुत दिक्कत दे सकती है। नशे से एल्विश यादव को दूर रहना चाहिए। एल्विश यादव के कमर की इंजरी होने का कुछ योग दिखाई पड़ सकता है, पैरों की इंजरी होने का योग दिखाई पड़ सकता है। पैरों की समस्या से अमूमन परेशान रहने का योग दिखाई पड़ सकता है। कारण है कि शनि लग्न भाव में बैठे हुए हैं, मीन राशि में बैठे हुए हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पैर से संबंधित। और इनका राहु और केतु जिस प्रकार से पोजिशन है और ग्रह उसको बैक नहीं कर रहे हैं, काल सर्पदोष का निर्माण हो रहा है। इसके कारण हर एक साल में एल्विश यादव अपने आप को बिल्कुल एक नया व्यक्ति पाएंगे, नए ड्रीम्स के साथ पाएंगे, नई चीजों पर कुछ कार्य करते हुए पाएंगे। दुनिया जिस तरीके से, एक तो देख लिया जो उनका फिक्स्ड सेलिब्रिटी प्रोफाइल है वो अपनी जगह है, लेकिन हर एक साल में ऐसा लगेगा कि पिछले साल के मुकाबले हर बिल्कुल डिफरेंट काम कर रहा हूँ, तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। काल सर्पदोष का ये प्रभाव होता है। हालांकि बढ़ोतरी की तरफ ही जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अपने सोच पर अगर कायम रह लिए तो ठीक है। क्योंकि बात ऐसी आ जाती है कि चंद्रमा जिस तरह की स्थिति में इनकी है, तो चंद्रमा इनको अंदर से तोड़ के रखता है पर बाहर से मुस्कुराएगा, बाहर से हंसाएगा, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर बना देता है। चंद्रमा की ये स्थिति बहुत इमोशनल व्यक्ति बना देता है, बहुत सपोर्ट की इनको जरूरत है। इसीलिए कह रहा हूं कि नशे से दूर रहें। ऐसे जो कुंडली के परिवेश वाले लोग होते हैं, उनके अंदर खुद को हर्ट करने की और खुद को हार्म करने की भी टेंडेंसी दिखाई पड़ती है। तो खुद को हर्ट ना करें, खुद को हार्म करने का ना सोचें। इसीलिए इनका विशेष ध्यान इनके परिवार वालों को या जो इनके चहेते हैं उनको रखने की आवश्यकता है। दूसरा नाम फुकरा इंसान। हाँ, फुकरा इंसान की कुंडली मेरे पास है, सिंह लग्न की कुंडली है, 10वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। पॉलिटिक्स में आएगा फुकरा इंसान, और पॉलिटिक्स में भी आएगा साथ में। YouTube छोड़कर पॉलिटिक्स, वो देखिएगा आ जाएगा पॉलिटिक्स में, और बहुत जल्दी ही पॉलिटिकल एंगल वो लेने वाले हैं। ऐसा योग दिखाई पड़ सकता है आने वाले समय में। इनके
सबसे बड़े शत्रु हम्म इनके उम्र से काफी बड़े वृद्ध व्यक्ति रह सकते हैं। हम्म जो इनके उम्र से 15 साल 20 साल बड़े होंगे, वैसे व्यक्ति इनके सबसे बड़े बड़े शत्रु हो सकते हैं। और वो जो शत्रु होंगे बहुत बुद्धिजीवी होंगे, इस प्रकार का योग दिखाई पड़ता है। हम्म इनके पिता बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, ये खुद शांत व्यक्तित्व वाले आदमी दिखाई मुझे पड़ रहे हैं कुंडली के अनुसार। और लग्जरी हालांकि जीवन में हमेशा इनके साथ बनी रहेगी, किसी प्रकार की उसकी दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन शनि जिस प्रकार का एंगल बनाता है, फुकरा इंसान के जीवन में एक्सीडेंटल योग भी है। गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएंगे, शनिवार को ट्रेवल्स अवॉइड करेंगे, काला कपड़ा वर्जित है इनके लिए। नारंगी कलर का कपड़ा अच्छा है, ऑरेंज कलर का एक हैट या एक जैकेट कुछ ऐसा डाल के रहें तो इनके लिए बहुत लकी रहने वाला है। और पीला रंग से सावधान रहना है फुकरा इंसान को। राहु और केतु का जो परिस्थिति है भाई, आपको तो इंट्यूशन आते होंगे, बिल्कुल होने वाली चीजें पहले पता लग जाती है। मन करे तो एस्ट्रोलॉजर बन जाइए, लेकिन अमूमन ऐसा होगा नहीं। आप तो पॉलिटिकल जाने वाले हैं, ऐसा योग मुझे दिखाई पड़ रहा है। और मांगलिक है, मांगलिक से विवाह करिएगा तो ठीक रहेगा। आंशिक भले है लेकिन मांगलिक से करिएगा। जब आपका विवाह हो जाए, वाइफ की जब प्रेगनेंसी का समय रहे, तो उस समय थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता विशेष रहेगी उनके ऊपर, क्योंकि कोई एक आधा ऐसा मिसकैरेज जैसा योग कुंडली में कुछ ऐसा बन सकता है, संभावना है पितृदोष के कारण। और पितृदोष का निवारण आप गया में जाकर के करवा लेंगे, यानी जिसको गया श्राद्ध की क्रिया कहते हैं, वो आप करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो तीसरा हमारे जो इन्फ्लुएंसर रहने वाले हैं, तीसरे सेलिब्रिटी जो रहने वाले हैं, वो है समय रैना। समय रैना की कुंडली हमारे पास खुल गई है। समय रैना की कुंडली बनती है मकर लग्न की, और उनको अपने ही दोस्तों से खतरा है। उनको अपने दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। जो लग रहे हैं दोस्त हैं, बहुत बड़ा घात देके जाएंगे। जीवन में सबसे बड़ा घात अगर कोई देगा तो आपका करीबी दोस्त ही देके जाएगा। ऐसा नहीं कोई नया शत्रु उठ के आ गया और आपको परेशान करके चला गया, अचानक से लड़ाइयां हो जाती हैं, शत्रु बन जाता है, वो नहीं। पुराना करीबी दोस्त ही आपके घात का सबसे बड़ा कारक बन सकता है। सावधान रहना है। साथ में एक बात मैं और बताना चाहूंगा, नीच का मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है। जब इनका विवाह होगा तो पत्नी थोड़ा जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पर झुंझलाएंगी, ऐसा योग है। लेकिन बहुत बुद्धिजीवी पत्नी प्राप्त होंगी। विवाह के बाद इनका करियर बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। शिक्षा में निवेश जरूर करना है, शिक्षा से बहुत लाभ है। और धर्म से जुड़ के रहना है, धर्म से इधर उधर भटकिएगा मत। बृहस्पति ही आपको संभाल के रखेगा। बृहस्पति आपका उच्च का है, कर्क राशि में बैठा हुआ। और चूंकि आपका जो लग्नेश है वो तो भैया नीच का है, नीच जैसा है। और नीच जैसा होना अच्छी बात नहीं होती है। आपको शनि के उपाय करने हैं, लेकिन शनि मंदिर नहीं जाना है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि त्रिग्रही राजयोग है, जो चाहेंगे प्राप्त होगा। मैनिफेस्टेशन पावर बहुत तगड़ी है आपकी, और अचानक से बहुत पैसा आता हुआ दिखाई भी पड़ेगा, और बार बार ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। चंद्र कुंडली अनुसार पूर्ण मांगलिक व्यक्ति हैं आप, मांगलिक से ही शादी करिएगा, अन्यथा दिक्कत होगी। तो ये वाला हमारा सेगमेंट जो मेरे को लगता है सारे पॉडकास्ट आपके रहे होंगे, उन सब में कुछ डिफरेंट था ये वाला। हाँ ठीक है। तो एक और क्वेश्चन मेरे मन में रहता है काफी ज्यादा, हाँ कि अगर जैसे मैं हूँ, या फिर अगर कोई मेरे जैसा कोई और बंदा है जिसको एस्ट्रोलॉजी या फिर इन सारी चीजों में इतना बिलीफ नहीं है, तो आप उसे 2 मिनट में अगर आपको कन्विंस करना हो तो आप उसे कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक प्रकार से बिलीव नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, और उनको कन्विंस करना है। क्योंकि सबने तो यही सुना है कि भगवान ने जो लिख दिया ऊपर वाले से मैं लिखवा एक बात कर ही आपको लाते हैं। बताता हूँ। बेसिकली हम लोग हमारे पास कंसल्टेशन रिक्वेस्ट आती है, जी। हमारे वेबसाइट पे लोग कंसल्टेशन बुक करते हैं। हमारे यहाँ से कॉल जाती है जब लोगों को, तो लोग यूजुअली जैसे बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, फिल्म स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ तो डाल के जाते हैं, पॉलिटिशियंस डाल के जाते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। ओके। किसी को पता नहीं चल सकता है कि वो किसका है। पर इधर से जब हमारी तरफ से कॉल जाती है तो इधर से बता दिया जाता है आप पॉलिटिशियन। तो ठीक उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, वो पूछता है कि मैं किस क्षेत्र में काम करता हूँ या किस क्षेत्र से मेरे पास पैसा आता है, इधर से बता दिया जाता है। उसके जीवन की पर्सनल प्रॉब्लम्स बता दी जाती हैं जो कोई नहीं जानता है। कई बार मैं अभी रिसेंटली हांगकांग में था, और हांगकांग में एक अंग्रेज ने पूछा
कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। मैंने उसको जवाब ये दिया, ऐसे काम करती है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक भाई मर गया था। तो उसने बोला यार कह रहा है नो 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 नो। तो फिर मैंने बोला पापा को फोन लगाओ। पापा को उसने फोन लगाया, उसका पापा कह रहा हाँ। कह रहा हाउ यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता। तो ये बात होती है कि एस्ट्रोलॉजी पर अगर किसी को बिलीव दिलाना हो, 2-3 बार अगर आप उसकी बातें बता, मतलब अगर सॉरी कटे हम, अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव दिलाना हो बस उसके चार्ट को देखने की देरी है, आदमी सामने वाला बिलीव करने लग जाता है। तो आज पहली बार किसी पॉडकास्ट पे लाइव रहने वाला है कि हम सुमित आचार्य जी को 3 डेट ऑफ बर्थ देने वाले हैं, और उन तीनों डेट ऑफ बर्थ से मैं नहीं बताऊंगा आपको कि वो किसकी है, आपको ये गेस, आपको कुंडली देखकर ये बताना है कि वो ABC कौन कौन से प्रोफेशन में है। चलिए एक आप बताइए क्या डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, हाँ तो मैं इधर ये हाँ जी। एक ही डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1982। हाँ 31 अक्टूबर 1982 जी ठीक है जी। बी की डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1988। ठीक है। एंड सी की डेट ऑफ देखिए बर्थ है 31 अक्टूबर 1982 जिसका आपने बताया है, मकर लग्न की कुंडली बनी है और कुंडली के 10वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। मैंने क्या कहा था जब मैं अभी फुकरा इंसान की कुंडली देख रहा था, तो मैंने उनके 10वें भाव में सूर्य देख के क्या बोला, पॉलिटिशियन बनेंगे, ये व्यक्ति पॉलिटिशियन है। ओके ठीक है ए। अब बाकी आप बताएंगे सच है झूठ है। हाँ? दूसरा 10 जनवरी 1974 आपने दिया ना, 1974 करेक्ट। हाँ सी सी और बी क्या दिया, 5 नवंबर 1988 आपने दिया था। 98। तो 5 नवंबर 1988 जो आपने दे रखा है, उसके कुंडली में ये दिखाई पड़ता है कि उसकी कुंडली में 9वें भाव में अगर आप कर्क लग्न की उसकी कुंडली निर्माण होती है और 9वें भाव में मीन राशि में मंगल बैठे हुए हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अगर इनका भाग्य देखा जाए, बी का अगर भाग्य देखा जाए, एक तो शुक्र आ जाता है। शुक्र कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी इमेज बना करके देता है, थोड़ी जटिल है, लेकिन बृहस्पति के घर में मीन राशि में मंगल बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति खेल से संबंधित इज इट राइट? ओह शिट। खेल। नाइस नाइस हाँ नाइस। तीसरी जो आपने कुंडली दी है मेरे पास 31 क्या है तीसरी वाली, सी 10 10 जनवरी 1974। 1974। ये जो कुंडली निर्माण होती है ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। इस कुंडली में बुध आदित्य योग बन रहा है, द्वितीय भाव में बोलने में बहुत प्रबल व्यक्ति हो जाते हैं, वक्ता बढ़िया हो जाते हैं। लेकिन अगर चंद्र कुंडली को देखा जाए तो इनके 7वें भाव में गुरु और शुक्र बैठते हैं, यानी देवासुर संग्राम बनाते हैं ऐसे व्यक्ति। और मंगल जो होता है वो क्या करता है, इंटरनेट पर प्रसारित करता है, फेमस करता है, मंगल ऊंच के हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं अभिनय करता, फिल्म इंडस्ट्री। शिट। मतलब फिल्म इंडस्ट्री से कोई एक्टर है। नाइस। अब आप बताइए किसका है, ए किसका था? ए था चिराग पासवान जी का। पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन है। बी विराट कोहली क्रिकेटर। सी ऋतिक रोशन एक्टर फिल्म। नाइस। और मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आप मेरे सामने किसी गरीब व्यक्ति की कुंडली लाइए, किसी अमीर आदमी की कुंडली लाइए, देख के बता दूंगा कौन सा गरीब कौन सा अमीर। तो एस्ट्रोलॉजी पर अगर किसी को विश्वास करना हो तो इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है। ऑन द टेबल ये बात प्रूफ होती है। अब आपको बताइए, आपको बिलीव थी पहले एस्ट्रोलॉजी पे इस लेवल से ना? अब क्या लगता है? कुछ तो साइंस तो पावर है। तभी कह रहा हूं कि हमारे पास रैंडम डेट ऑफ बर्थ आती है लोगों की, रैंडम इधर से कॉल जाके बता देते हैं कि आप फलाना व्यक्ति हैं, तो फलाना आदमी को पूरा ट्रस्ट हो जाता है। वही एक बड़ा रीजन बनता है कि बिहार से बैठे बैठे हमारी क्यों फ्लाइटें अरेंज कर दी जाती हैं फॉरेन जाने की, हमारी क्यों फ्लाइटें अरेंज करी जाती हैं कि आप फलाना शहर में चले जाइए, फलाना पॉलिटिशियन से आपको मिलना है, फलाना मिनिस्टर से आपको मिलना है। क्यों होता है ऐसा? मेरी उम्र उतनी नहीं है ना, मैं उतना एक्सपीरियंस दिखता हूं, लेकिन कुछ तो साक्ष्य है कि लोग मुझे बढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं। क्यों? इसके पीछे का रीजन यही है कि ज्योतिष की जो मेरी पद्धति है वो बाकियों से थोड़ी डिफरेंट है। तो एक चीज मेरे को जाननी है कि जैसे कई लोग कहते हैं, काफी लोग कहते हैं कि ऊपर वाला सब कुछ लिख कर देता है। हाँ। तो क्या वो सारी चीजें चेंज हो सकती हैं
अगर ऊपर वाले ने कुछ लिख कर दे दिया, किसी को कोई पैदा हो गया सब कुछ लिखवा के, तो क्या आगे जाकर उसकी लाइफ में अगर कुछ चीजें हैं तो वो चेंज हो सकती हैं? क्या ऊपर वाले से हम लोग ये चीजें करवा सकते हैं? देखिए रिविजन्स। कहते हैं ज्योतिष का काम ये नहीं होता है कि पकड़ के आपको मंजिल पे बैठा दे। ज्योतिष का काम होता है कि आपका रास्ता आसान हो जाता है। मतलब कहते हैं कि वो चीजें तो जीवन में लिखी हैं, जो होनी है वो होगी, लेकिन रास्ता आसान हो जाता है। जहाँ पे हमें तलवार चुभनी थी वहां पर एक कांटा चुभ जाता है। बस इतना कर सकता है ज्योतिष और ज्योतिष के उपाय। तो बिल्कुल इस पे करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए और उपायों पर भी काम करना चाहिए। सब कुछ काम करता है। तो जैसे कि आप प्रिडिक्शंस करते हैं, हाँ। कभी एरोप्लेन क्रैश की या फिर कभी किसी बिल्डिंग कोलैप्स की, तो इन सारी चीजों पे आपने कभी ऐसा किया है कि ये सारी चीजें ना हो पाए? जैसे भी आपने बताया कि ज्योतिष चीजें को कम कर सकते हैं, उनका इफेक्ट कम कर सकते हैं, 100% की जगह 10% कुछ कर सकते हैं। तो इन वाली चीजों में आपने जैसे इतनी बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस करी है इंडिया के लिए, बाहर के लिए तो चलो वो हमारे हाथ की नहीं है, इंडिया के लिए जैसे कभी कोई एरोप्लेन क्रैश है, तो इस चीज के लिए आपने कभी कुछ किया है कि वो क्रैश ना हो, या फिर कोई ऐसी जो आपदा आने वाली वो ना आए? देखिए कहते हैं जब सृष्टि का निर्माण होता है तो कई बार क्या होता है कि ये सारी जो चीजें होती हैं वो तो प्लान्ड होती हैं कि होनी है। मैं क्यों आता हूँ पॉडकास्ट में, मैं क्यों बताता हूँ कि ऐसी चीजें घटना घटने का योग है। जब हम योग जानते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि भाई इस चीज से दूर रखना रहना है। अगर मैंने एयरप्लेन बोला तो एरोप्लेन से आपको दूर रहना है। मैंने ट्रेन्स कहा है तो ट्रेन से दूर रहना है। मैंने गोल्ड बाय करने कहा तो गोल्ड बाय करना है। इसलिए कहता हूं, इसलिए इतने सारे पॉडकास्ट में मेहनत कर रहा हूं कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय। अंधेरा है तो अंधेरे को काटने के लिए प्रकाश जाता है, लेकिन अंधेरे में अगर आगे खाई है तो खाई को भरने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। खाई तो है, हाँ ये कर सकते हैं कि आप अपना रास्ता बदलिए। तो ये काम होता है ज्योतिष का। इसीलिए इतने पॉडकास्ट में इतना मेहनत करना और इतना एफर्ट डालना, इसके पीछे का कारण यही है कि मैं देश को, समाज को, दुनिया को एक ऐसी दिशा दिखाना चाहता हूं जो दिशा धर्म से प्रोटेक्टेड हो, धर्म से रक्षा उसका हो। अभी धर्म से रक्षा की अगर बात की जाए तो मेरा गुरुकुल मैंने बनाया, और ऐसे ऐसे कुल 51 गुरुकुलों को बनाने का मेरा संकल्प है पूरे देश में, जहां पर बच्चे पढ़ें। ये देखिए, ये गुरुकुल का मेरा ये क्लिप है साहब, ये तो बिहार काफी में। सारे लोग ये कहते हैं कि ये गुरुकुल नहीं है आपके नाम का, या फिर ये बंद पड़ा है, या फिर ये काफी छोटे स्पेस में बना हुआ है। क्या बात करते हैं। मैं बताता हूँ। देखिए अमूमन छोटा तो है, बहुत बड़ा नहीं है, कुछ 1.5 एकड़ का मेरा कैंपस है। 1.5 एकड़ छोटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वैसा देखा जाए तो और बड़े बड़े ऐसे स्कूल्स होते हैं, गुरुकुल्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मेरा कैंपस इतना है। और उस कैंपस में तकरीबन जब आप रोड पर जाते हैं, उस एरिया में एंटर करते हैं, तो हमारा कुछ 120 फीट का सामने आपको बाउंड्री मिलता है। बड़ा सा बाउंड्री आपका स्वागत करता है। बड़ा सा गेट है, वहां पर ऊपर लिखा है सुमिताचार्य गुरुकुल। तो लोग कह रहे हैं मेरे नाम का नहीं है, तो सुमिताचार्य नाम है, मेरा ही शायद नाम है सुमिताचार्य गुरुकुल। अंदर में भी आपको उसकी जो बिल्डिंग मिलती है वहां पे भी सुमिताचार्य गुरुकुल। कैंपस में आम का पेड़ है, कैंपस में काफी सारे पेड़ भी हैं। आपको अगर कैंपस की वीडियो अगर आप देख पा रहे हैं सामने या स्क्रीन पर ये फोटो देख रहे हैं, देखिए अंदर कितनी ग्रीनरी है। और बच्चे अभी देखिए, मैंने 3 जुलाई को ये वीडियो क्लिप एक शूट हुआ है। देखिए बच्चे गुरुकुल नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अब देखिए ये जो गाड़ी इंटर कर रही है, ये गुरुकुल में ही इंटर कर रही है। गाड़ी पे भी नाम लिखा ही है सुमिताचार्य गुरुकुल। सब 3 जुलाई की क्लिपिंग है। या जाइए ना वहां पे स्टिंग ऑपरेशन करके देखिए, गुरुकुल पहुंचिए, ग्राउंड पर जाइए और वीडियो बना के देखिए। कहाँ पर है ये गुरुकुल आपका? बिहार औरंगाबाद में है, मदनपुर क्षेत्र पड़ता है, वहीं पर सुमिताचार्य गुरुकुल है। वहां जाइए और वहां जाकर के देखिए कि कैसी होती है चीजें, कैसा शिक्षा है, कैसा पढ़ाई की पद्धति है। और वैसे वैसे 51 गुरुकुल का निर्माण। मैंने गुरुकुल के नीचे क्या लिखा है पता? सुमिताचार्य गुरुकुल वैदिक स्कूल विथ रोबोटिक्स लैब। अंदर रोबोटिक्स के लिए मैंने फैसिलिटी बना रखी है। मेरा जो विजन है गुरुकुल को लेकर के वो ऐसा है कि चूंकि मैंने अपनी हिस्ट्री आपको बताई कि 7th क्लास में मैंने रिसर्च किया, मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि 18 साल में मैंने 28 आविष्कार किए थे। तो वो आविष्कार करने की जो तरीके हैं, जो पद्धतियां हैं, और भी लोगों को तो सिखाऊं। तो मैं कैसे सिखाऊंगा? फिर से बोलूं, जो आविष्कार करने की जो मेरी पद्धति है वो मैं और भी लोगों को तो सिखाऊं, मैं कैसे सिखाऊंगा? तो उसके लिए मैंने ये गुरुकुल बनाया कि भाई कम उम्र के बच्चे भी आविष्कार कर सकें, दुनिया को कुछ दे सके, समाज के लिए कुछ निर्माण कर सकें। कनाद संहिता के नियमों पर चलें, वो अगस्त संहिता के नियमों पर चलें।
नासा के सामने अगर विलक्षण बुद्धि वाले बच्चे जो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, जो प्रतिदिन शिव को जल देते हैं, जो प्रतिदिन रुद्राष्टकम जैसे कठिन संस्कृत प्रार्थनाओं का उच्चारण करके सुबह की शुरुआत करते हैं, हर मंगलवार शनिवार जो हनुमान चालीसा की पाठ करते हैं, वो बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता, जो ड्रग्स से, जो नशे से, जो शराब से बच्चे जो दूर हैं, वैसे बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता है वो कहीं ना कहीं बाकी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चों की बौद्धिक क्षमता से बहुत ऊपर होगी। और इसी उद्देश्य के साथ मैंने ये गुरुकुल का निर्माण किया। और गुरुकुल के ही निर्माण की आवश्यकता संपूर्ण भारतवर्ष में है। कैथोलिक स्कूलों की आवश्यकता हमें नहीं है। हमें नहीं चाहिए जो बच्चे पढ़ने के बाद ड्रग्स करने लग जाएं। हमें वैसे बच्चों की आवश्यकता नहीं है जो धर्म विहीन हो, जिनको पता ही ना हो कि बहन के साथ क्या व्यवहार होता है, माँ के साथ क्या व्यवहार होता है और पत्नी के साथ क्या व्यवहार होता है। ये हमें धर्म सिखाता है। अगर धर्म को हटा दे तो वही व्यवहार हो सकता है जो पत्नी के साथ व्यवहार करे या किसी अन्य स्त्री के साथ व्यवहार करे, वही अपनी बहन के साथ, अपनी मां के साथ व्यक्ति करने लग जाए। और ऐसी घटनाएं घटती हुई हमें विदेशों में दिखाई पड़ती हैं, और वो हमारे देश में ना वो घटना घटे, इसके लिए गुरुकुल का मैंने निर्माण किया। और मेरा विजन है कि ऐसे 51 गुरुकुल बनाऊं। अभी अकेले अपने बाहुबल पे वो गुरुकुल बनाया, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब जनता का सपोर्ट इस पे मिले और ऐसे 51 गुरुकुल हर जगह फैले। वो गुरुकुल बिहार में है, एक गांव में है। मैं चाहता हूं अब गुरुकुल को शहरों में भी बनाना है, क्योंकि शहर के बच्चे तो उस शिक्षा से वंचित हैं। जो पद्धति मैंने वहां दी है, आपने शायद एक पिक्चर देखा होगा, कुछ एक इडियट्स करके पिक्चर आया था। मैं पूरा नाम नहीं ले सकता पिक्चर का, पता नहीं कॉपीराइट देते हो क्या देते हैं वो लोग। तो एक पिक्चर आया था, वहां आपने देखा कि कैसे पहाड़ी क्षेत्र में एक स्कूल चल रहा है, वहां रोबोट बन रहे हैं, वहां ड्रोन्स उड़ रहे हैं। तो भाई वैसा ही तो मेरा भी विजन है। मैं वही चीज बिहार में कर रहा हूँ। जैसे वो पहाड़ में, वो इडियट्स पिक्चर में पहाड़ में चल रहा था स्कूल, टेक्निकल स्कूल चल रहा था, मेरे बिहार में चल रहा है और गुरुकुल पद्धति के साथ चल रहा है। और वही चीज मैं पूरे भारत में बनाऊं तो इसमें गलत क्या है? लोग इसके ऊपर बड़ा लालछन लगाना चाहते हैं, गुरुकुल को रोकना चाहते हैं, गुरुकुल को बंद करवाना चाहते हैं। क्यों? आप चाहते हैं कि भारत में कैथोलिक शिक्षा वापस आ जाए? जो लोग धर्म के लिए काम करते हैं उन लोगों के ऊपर लोग लालछन लगाने का खूब प्रयास करते हैं, उनको पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। और ज्यादा लोग नहीं करते हैं, ये वही लोग करते, कहते हैं ना कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण के सबसे बड़े विरोधी होते हैं। तो जो भी लोग धर्म के कार्य में, मैं उनको ब्राह्मण कहता हूं, मैं उनको ब्राह्मण मानता हूं, धर्म का कार्य कर रहे हैं। तो धर्म का कार्य करने वाले दूसरे धर्म का कार्य करने वालों के ऊपर उंगली क्यों उठाते हैं? आप अधर्मियों के ऊपर उंगली उठाइए, विधर्मियों के ऊपर उंगली उठाइए। हर कोई किसी ना किसी अपना जो ज्ञान है उतने अनुसार जो कर रहा है। हो सकता है मेरा ज्ञान कम हो, लेकिन प्रयास तो है। प्रयास को दिशा तो देने का प्रयास किया है। हाँ, दिशा कहीं विहीन हो रहा है तो मैं जरूर कहूंगा कि दिशा को हमें पकड़ने में सहायता की जरूरत तो है। तो मैं ये कहूंगा कि उंगली मोड़ने से बढ़िया उंगली पकड़ के चलना सिखाइए। छोटा हूं अभी कोई खास उम्र नहीं है मेरी, तो सभी शत्रुओं को तो मेरा यही प्रणाम है और सबसे आग्रह है कि मेरी उंगली मोड़ने का कोशिश मत करिए। मेरा आग्रह है आपसे कि उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाइए। अभी तो मैं चलना सीख रहा हूं, इसीलिए मैं अपने तरफ से जो छोटे छोटे प्रयास होते हैं उन प्रयासों को कर रहा हूं। अब उन प्रयासों को भी अगर रोक दिया जाए तो फिर समाज को दिशा कैसे मिलेगा? हमारा देश कहां जाएगा? टुकड़े में नहीं टूट जाएगा देश। जहां यह पढ़ाया जाता है कि हिंदू, हमारी किताबों में पढ़ाया गया कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति विदेशी आक्रांताओं से हुई, कि जो सिंधु का उच्चारण नहीं कर पाते थे, हम सिंधु के इस पार रहते हैं। तो ये पढ़ा दिया गया है हमें कि हिंदू जो शब्द है उसका कोई धरातल नहीं है, विदेशी लोगों ने गाली जैसा दिया हमें। उनका मिस प्रोनाउंसिएशन को हमने धर्म बना दिया। यही पढ़ाया गया एनसीईआरटी के किताब में। मैं तो पीआईएल डालूंगा इसके ऊपर, एनसीईआरटी के ऊपर। हिमालयम समाराभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रच्यते। बृहस्पति अगम ग्रंथ में ये है कि हिंदुस्तान शब्द का भी उल्लेख है, हिंदवह शब्द का कालका पुराण में उल्लेख है, हिंदू, सिंधु, इंदु तीनों को पर्यायवाची ऋग्वेद में बताया, अश्वभेदिक पर्व महाभारत में हिंदू शब्द का कई बार उल्लेख आता है। फिर लोग कहते हैं और बिना रिसर्च के हमारी किताबों में पढ़ाते हैं कि हिंदू विदेशी शब्द है। ये पढ़ने से जो बच्चे आईएएस बनेंगे कल को, जो बच्चे शिक्षा अधिकारी बनेंगे कल को, अपने धर्म के लिए खड़ा होना हो तो वो बच्चे पहले पीछे भागेंगे। जो धर्म के लिए खड़ा होगा उसके पैरों को कुचलेंगे, उसकी गर्दन मड़ोड़ेंगे। तो ये चीज ठीक करनी है कि भविष्य ना बिगड़े, भविष्य ना खराब हो, तो उसके लिए गुरुकुल की आवश्यकता है। इसीलिए सुमिताचार्य गुरुकुल का जो इनिशिएटिव मैंने लिया,
51 गुरुकुल भारत में 51 शक्ति पीठों के जैसा मैं बैठा देना चाहता हूँ। अभी आपने बात करी शत्रुओं की। जी। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर या फिर काफी सारे सोशल मीडियाज पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में काफी सारी चीजें बोलते हैं। कुछ कहते हैं कि जो आपका बैकग्राउंड था, जो आप बताते हैं वैसा नहीं है। कुछ कहते हैं आप पे काफी सारे केसेस हैं। ठीक है, कुछ कहते हैं कि आप कहीं से भाग कर आए हैं। मीडिया में भाग के मीडिया में आते हैं क्या? कहीं से भाग कर आए हैं, भाग के मीडिया में बैठते हैं। हाँ। मेरे भाग कर आप लोग पुलिस से भागते हैं, लोग मीडिया से भागते हैं, लोग कैमरा से भागते हैं। भाग के लोग मीडिया में बैठते हैं क्या? दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि केसेस, मेरे ऊपर कोई केस नहीं चल रहा, ये तो गलत बात है। इसके ऊपर तो अध्ययन करने का विषय है, तो चीजें हैं। मेरे ऊपर अभी तक कोई केस लॉज नहीं है। पास्ट में था कभी? केस में फंसाने का प्रयास तो लोग करते हैं, क्यों नहीं करेंगे प्रयास? दिक्कत होती है लोगों को, क्यों गुरुकुल चल रहा है, दिक्कत होती है लोगों को, क्यों कोई बढ़ रहा है, तो जलन के कारण लोग प्रयास करते हैं। आसानी से थोड़ी गुरुकुल बनाया मैंने। जब मैं अपनी गुरुकुल को बना रहा था तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रही गुरुकुल को बनाने की। मतलब इतना इतना हमें षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास किया गया था उस समय। गुरुकुल को बनाते समय हमारे गुरुकुल की जमीनों को विवादित करवा दिया गया था, और आज के डेट में उन जमीनों का विवाद खत्म करवाने के लिए मैं आगे खड़ा था हर जगह। चाहे पुलिस हो, चाहे जनता हो, 40-40 लोगों की भीड़ अगर आपके पास आ जाए, लोग अपना हिम्मत खो देते हैं। लेकिन मैंने अपना हिम्मत बरकरार रखा, परिवार का हिम्मत बरकरार रखा, और कहीं ऐसा होने का डर भी था कि हमारी जो जमीनें हैं, जो गलत तरीके से लोग लिखवा लेते हैं, जो गलत करना चाहते हैं। कई बार जमीन का विवाद कैसे क्रिएट होता है? जमीन का विवाद भारत में क्रिएट होने का पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि पहले के समय में, अब तो चीजें रजिस्ट्री का प्रोसेस अलग हो गया। अब तो लोग ऐसी कुछ एक जमीन को 10 लोगों के नाम पे म्यूटेशन हो जा रहा था, एक जमीन को 10 लोगों को बेच दिया जाता था। जो हमारे खानदान की पुश्तैनी जमीनें होती थी, तो उन जमीनों के साथ भी बहुत हेर फेर हुआ, बहुत कुछ हुआ। उन जमीनों को जो 70 साल 71 साल से हमारे हाथ से छीनी गई थी जमीनें, उन जमीनों को मैं पकड़ कर सामने लाया, अपने हक में लेकर के आया। जितना खर्चा लगा, जिससे खरीदना पड़ा, मैंने खरीदा। सब कुछ करने के बाद कुछ सूझता नहीं है जब लोगों को, तो लोग ऐसी चीजें करते हैं, ऐसी गंदी चीजों को करने का प्रयास करते हैं, उलझाने का प्रयास करते हैं। उलझाना किसी को बड़ा आसान है। आज के डेट में किसी का नाम पे भी आप कुछ लॉज करवा सकते हैं। हाँ, बात अलग है, वो चीज फिर कोर्ट में खारिज हो जाती है। लॉज करवाना बड़ा इजी है, कोर्ट में खारिज हो जाती है चीजें। तो भाई, मुझे ये दिखाई पड़ता है कि अगर मैं लड़का पैदा हुआ अपने घर का, और मेरे सामने अगर मेरी जमीन को कोई छीन के चला जाए, तो लड़का होने पे लानत है। और मैं हर किसी लड़के से कहता हूं जो घर में लड़का पैदा हुआ है, अपनी पुश्तैनी जमीन को अगर बेचते हो तो लड़का पैदा होने पे लानत है। और अगर अपनी पुश्तैनी जमीन को अपने होते हुए अपने हाथ से खो देते हो तो उस पर भी लानत है। अरे, हम संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज से इंस्पायर्ड है, जो अपने देश की जमीनों को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र की जमीन को बचाने के लिए खाल उधड़वा लिए, आंखों में गरम सलाखे चुभवा लिए। तो एक सुमिताचार्य का, वैसे फिर आने वाले समय में ऐसे ऐसे हजार सुमिताचार्य भी आएंगे, इसलिए मैं इस एक सुमिताचार्य की ज्यादा परवाह नहीं करता। और मैं खड़ा रहा और खड़ा रहूंगा, और अपने जमीनों को या धर्म के हित में जो चीजें मैं करना चाहता हूं, उस पर कोई भी अगेंस्ट में आता है, जवाब भी देता हूं मैं। और जो भी उपयुक्त उसके लिए कदम उठाने पड़े थे, उस समय उठाए मैंने कदम। लेकिन हाँ, ये मैं गौरतलब कहना चाहूंगा कि सब कुछ तरीके से, मतलब खरीदना पड़ा तो मैंने कहा, खरीदना पड़ा तो मैंने खरीदा। जहां पे खर्च लगा वहां पे मैंने खर्च किया, और जहां हिम्मत और साहस की आवश्यकता पड़ी वहां हिम्मत और साहस से अपने परिवार के साथ खड़ा रहा, और सबको सपोर्ट किया। उसके बाद मैं उस समय भी अपने अंजाम की परवाह नहीं करता था, क्योंकि लोगों का ये कहना, लोगों की ये धमकियां उस समय बहुत मिलती थी कि आप ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। आप समझिए, लोग ऐसी इस तरह की धमकियां आती थी, आप ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो सुमिताचार्य, बहुत उड़ रहे हो। तो भाई, सुमिताचार्य ने तभी अपनी परवाह करनी छोड़ दी थी। सबको डेथ थ्रेट्स भी आए हैं काफी। एक समय पे आते थे,
लेकिन फिर कहते हैं एक समय के साथ मामले जब शांत हो जाते हैं, सबसे बड़े शत्रु पता है कौन होते हैं? आपके अपने लोग ही शत्रु होते हैं, जो आपके अगल बगल रहते हैं, आपके लोग होते हैं, वही सबसे बड़े आपके शत्रु हो जाते हैं समय के साथ। हर कोई अपने कहते हैं पट्टीदार से, अपने आसपास के लोगों से परेशान है, जो जो जिसका ग्रोथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं से परेशान रहता है। तो ये चीज़ों को कहीं ना कहीं से मैंने टैकल किया, और मैं ये मानता हूँ कि कोर्ट में जब आप जाते हैं तो वहाँ बहुत भारी भीड़ होती है, लेकिन जो भीड़ होती है वहाँ अनसक्सेसफुल लोगों की भीड़ होती है, दिमाग से विक्षिप्त लोगों की भीड़ होती है। मैंने हर हर तरह का प्रयास करा कि किसी भी तरीके से कोई भी तरह का कोई मामला, किसी को परेशानी ना हो। कई लोग को मैं उनको तो ऐसा मानता हूँ जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग धमकी देना चाहते हैं, जो लोग किसी तरह आपको फंसाना चाहते हैं, मैं उनको भी कहीं ना कहीं से विक्षिप्त मानता हूँ किसी तरीके से। ये तो गलत है, किसी के साथ आप गलत करते हैं, लेकिन मैं ये प्रयास करता हूँ कि उनको भी परेशानी ना हो, क्योंकि उनको परेशानी होगी तो उनके पीछे परिवार है। और मेरा ध्यान उन व्यक्ति की तरफ कम जाता है जो बदमाशी करते हैं, ध्यान उनके परिवार की तरफ भी जाता है। अगर मैं ब्राह्मण हूँ और शास्त्र से संबंध रखता हूँ, तो कहीं ना कहीं से करुणा बहुत अंदर है, दया का भावना बहुत अंदर है, और वो दया ही है कि आज तक मैंने अपने तरफ से किसी के ऊपर कोई केस नहीं किया। मुझे लोगों ने उलझाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने अगर लोगों को फाइट बैक करके उलझाने का प्रयास किया हो तो कोई कह दे कि मैंने किसी को अपने तरफ से उलझा दिया। क्यों? कोई केस अगर फाइल आपके आपके खिलाफ करता है तो आप काउंटर भी करते हैं तुरंत में। मैंने किसको उलझाया? अभी तक तो नहीं किया। और ये करुणा भाव आप कह सकते हैं, और वही एक कारण है कि वो अवधि बीत गई काफी पहले, गुरुकुल बने हुए अभी 3-4 साल होने को हैं, 4 साल होने को हैं, अवधि बीत गई, लेकिन वो अवधि में मैंने उस तरीके का कोई हार्श कदम नहीं उठाया जिसके कारण जनता मेरी फैन हो गई। और वो एक बड़ा कारण है कि वहां की जनता का मुझे सपोर्ट मिलता है। लोग मेरे लिए मरने को तैयार रहते हैं, लोग मेरे नाम से कहते हैं कि शान की बात समझते हैं, मुझे वहां के बड़े बड़े फंक्शंस में बुलाते हैं, वहां पर तरह तरह से सम्मानित करते हैं। अगर वही टुच्ची चीजों में मैं भी उलझ जाता तो लोग मुझे सम्मानित क्यों करते हैं, लोग मुझे एग्जाम्पल क्यों सेट करते हैं? क्योंकि मैंने बिहार में बिहार के क्षेत्र में जहां शिक्षित लोग बहुत कम हैं, वहां के क्षेत्र में अगर मैंने ये बात का प्रचार किया कि हिंसा का बदला, अगर आपके प्रति कोई हिंसा करता है तो प्रेम से उस व्यक्ति का हृदय भी आप जीत सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने सेट करना शुरू किया, क्योंकि ये एग्जाम्पल वही सेट कर सकता है जो शिक्षित हो। तो एक शिक्षित व्यक्ति अगर अशिक्षित के साथ उलझे तो शिक्षित का इज्जत कहाँ रह जाएगा, या शिक्षित का सम्मान कहाँ चला जाएगा? और वो सम्मान को मेंटेन करने का जो शिक्षा है वो मैंने वहां के समाज को दिया, और वो एक एग्जाम्पल सेट किया मैंने बिहार में। सुमित आचार्य जी आज ऑन कैमरा ये बोल रहे हैं और उन लोगों का रिप्लाई कर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई भी केस नहीं है। केस तो नहीं है, रिप्लाई क्या करना है, वो तो पड़ा हुआ है। और केस नहीं है, और सुमिताचार्य ने अपने तरफ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया कभी। ना सुमिताचार्य ने किसी के ऊपर कभी कोई ऐसा काउंटर केस किया हो। सुमिताचार्य कोई केस नहीं लड़ता, नहीं लड़ रहा है। तो अभी रिसेंटली आपकी एक हमने वीडियो देखी जिसके अंदर आप पॉलिटिकल कुछ उलटफेर की बात कर रहे थे। हाँ। और उसी टाइम पर न्यूज में भी काफी सारी ऐसी चीजें चल रही थी, न्यूज में भी काफी सारी ऐसी उलटफेर की बातें चल रही थी जी। तो इसके पीछे की जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन थी वो आपकी खुद की प्रिडिक्शन, आपकी खुद की स्टडी थी, या फिर जो न्यूज में था वही आपने उसको प्रिडिक्ट किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अभी आज रिकॉर्डिंग डेट अगर 6 जुलाई है जी, तो मैंने 4 जुलाई को जो वीडियो रिलीज किया कि हमारे भारत में राजनीतिक उलटफेर होगा और इस तरीके से होगा, उस वीडियो के रिलीज में मैंने बहुत सारे नाम लिए हैं। उसमें से जो नाम है, एक मैंने बोला कि हमारे भारत में एक पैरेलली संभावना है कि उप प्रधानमंत्री का पोजीशन ओपन हो जिसमें अमित शाह बैठ जा सकते हैं। मैंने कहा मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का जो है पूर्ण कार्यकाल करते हुए नहीं दिखाई पड़ सकते हैं। मैंने कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी अपना कार्यकाल पूरा करते हुए नहीं दिखाई पड़ सकते हैं। उसमें एक बात, सबसे पहली जो मैंने बात कही थी, वो बात आप शायद कोट कर रहे हैं। वो बात ये थी कि हमारे भारत के आने वाले राष्ट्रपति हो सकता है कि राजनाथ सिंह जी बन जाएं। वो भविष्यवाणी मैंने करी थी।
अब ये जो बात है, ये जो मैंने बाकी के जो नेताओं का मैंने नाम लिया और जो मैंने राजनाथ सिंह जी का नाम लिया, तो अभी से मेरे रिकॉर्डिंग डेट से 3 दिन पहले राजनाथ सिंह जी के बेटे नहीं, राजनाथ सिंह जी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में कहीं न्यूज में कुछ बातें आई थी। ओके। उसके लिए कुछ चर्चाएं चल रही थी, लेकिन ऐसा कोई डिसीजन लिया नहीं गया है। और मेरी जो भविष्यवाणियां हैं, ये तो 3 दिन 4 दिन 8 दिन पहले तक आप बता सकते हो। न्यूज कब से चल रही है? 4 जुलाई से, अगर 10 दिन पहले खूब से खूब 24 जून से ये न्यूज़ेस चल रही हैं। लेकिन अगर आप मेरे पुराने पॉडकास्ट देखोगे तो मैंने अपने पुराने पॉडकास्ट में भी ये बात कही है। आप आज से 3 महीने पहले भी ये मैंने बात कही है। वीडियोस पड़े हुए हैं इंटरनेट पर, कई सारे अलग पॉडकास्टों में पड़े हुए हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अपने कार्यकाल को पूरा करते हुए नहीं दिखाई पड़ सकती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव जी अपने कार्यकाल को पूरा करते हुए नहीं दिखाई पड़ सकते। मेरी पुरानी रीलों में 3-3 महीने 4-4 महीने पहले की रीलों में ये बात पड़ी हुई है। न्यूज आज ट्रेंड कर रही है, आज 8 दिन पहले 10 दिन पहले न्यूज ट्रेंड कर रही है, लेकिन जो मेरी भविष्यवाणियां हैं वो बहुत पहले की हैं। अब अपनी पुरानी बातों को अगर मैं कोट कर दूं, वो बात हो सकता है कि आज न्यूज में आ गई हो, तो इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि मैंने आज न्यूज पढ़ा और आज मैंने बोल दिया, और जो 3 महीने पहले बोला था वो भूल गया लोग। ये एक कॉमन सेंस की बात है। डेट्स पड़ी हैं सामने, अप्रैल खोलिए और सामने देखिए। ओके। और बंगाल की पॉलिटिक्स की अगर बात करें, बंगाल की पॉलिटिक्स की, तो जो हमारे अधिकारी जी हैं, वहाँ के सीएम हैं, उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग बना कि वो जो बंगाल में चलता आ रहा था ममता बनर्जी का इतना कितने टाइम से, वो उनको हराकर और वो खुद वहाँ के सीएम बन गए? देखिए, मैं सही बात अगर बताऊं तो शुभेंदु अधिकारी जी की प्रॉपर मुझे डेट ऑफ बर्थ अभी तक मिली नहीं। मुझे अलग अलग सोर्सेज पे मल्टीपल डेट ऑफ बर्थ मिली, जो एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब आप किसी व्यक्ति की कुंडली वाँचते हैं, ना ममता जी की मुझे प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ मिली, ना मुझे अधिकारी जी की प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ मिली। मुझे 3-3 2-2 डेट ऑफ बर्थ मिले थे। मीडिया जब क्वेश्चन करती है चीज़ों के ऊपर कि भाई क्या होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो मैंने अभी कहा, आपको क्लियरली कहा अभी, जब आप सेलिब्रिटीज के प्रेडिक्शंस ले रहे थे मेरे से, इन्फ्लुएंसर्स के, मैंने बोला डेट ऑफ बर्थ दीजिए। जब तक एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं आता है, तब तक आप भविष्यवाणियों के ऊपर बात ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोशिश मैंने करी कि कुछ एक अमूमन डेट ऑफ बर्थ जो दिए गए ज़्यादा लोगों के द्वारा, उन डेट ऑफ बर्थ को मैंने सच मान करके मैंने प्रेडिक्शंस दी उनको लेकर के बातों पे। हालांकि बंगाल में ममता जी का जो जीतना है अभी भी क्वेश्चनेबल है। कई सारे न्यूज़ेस ऐसे भी आए कि बैलेट जलाए गए। क्यों जलाए गए? बैलेट बॉक्स क्यों जले? बैलेट बॉक्स में आग नहीं लगता इतना आसानी से, वोटिंग पेपर्स में इतना आसानी से आग नहीं लगता, कैसे जल गए? बात अभी यूएन तक गई अभी, और यूएन तक जाने के लिए प्रूफ्स पता नहीं शायद जल गया, क्या हो गया। ये एक बहुत शोध का विषय है, अभी भी बहुत ही ज़्यादा ये शोध का विषय है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं से ममता जी की कुंडली में जनता का सपोर्ट देखा हुआ था। हालांकि वो एक बिल्कुल अलग विषय है। अभी के लिए अमूमन देखा जाए तो भविष्यवाणी को गलत ही माने, पर डेट ऑफ बर्थ भी गलत हमारे पास प्राप्त हुआ। तो एक और चीज, जैसे अभी आपने डेट ऑफ बर्थ का बोला और टाइम का बोला, तो एक दिन में काफी सारे लोग पैदा होते हैं, काफी सारे बच्चे न्यू, है ना? तो और टाइम भी हो जाता है कि सेम हो सकता है। तो क्या उस डेट के उस टाइम में जो सारे पैदा हुए, वो सबके सब सेलिब्रिटी का योग रहेगा उनका, वो सारे के सारे बच्चे स्पोर्ट्समैन बनेंगे? तो यही होता है क्या? देखिए, दुनिया भर में उस डेट को, उस टाइम को बहुत सारे बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन बात होती है क्षेत्र की। आपको पता है, 2 जुड़वा भाई जब पैदा होते हैं तो दोनों की आप कुंडलियां बनवाइए नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी का यूज करके, सेम कुंडली बनती है। क्या दोनों का प्रवृत्ति एक है? एक सीता एक गीता हो सकता है, एक ड्रंकार्ड निकल सकता है, एक भक्ति वाला धार्मिक व्यक्ति निकल सकता है। तो इसके लिए जो पद्धति है वो बिल्कुल अलग है। एक एक सेकंड का फेरबदल भी होता है, तो उसमें भी कुंडली बदल जाती है। स्थान जब हम प्रयोग करते हैं कुंडली का निर्माण करने के लिए, आपको पता होगा एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, कहता है कि एक स्थान पर और एक टाइम पर 2 घटनाएं कभी नहीं घट सकती। जन्म लेने वाले व्यक्ति में हर किसी व्यक्ति का टाइम डेट एक हो सकता है, लेकिन हर किसी का स्थान अलग रहेगा। और अगर स्थान एक है तो टाइम और डेट फिर अलग रहेगा, या टाइम अलग रहेगा। तो जैसे कारण ये है, मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बताई थी 3, हाँ ठीक है, तो मैंने आपको उनका लोकेशन भी नहीं बताई थी,
कि वो कहाँ पर पैदा हुए थे, मैंने आपको उनका टाइम बताया और आपने बता दिया कि वो ये है, उनका ये प्रोफेशन है, उनका ये प्रोफेशन है। तो ये चीज पे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये चीज कैसे हुआ? कुंडली केवल गणना नहीं, गणेश भी होती है। क्योंकि कुंडली केवल अगर आप सोचेंगे कि हम कैलकुलेट करके काम कर लें, तो फिर एआई सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा और हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स की छुट्टी करा देंगे। वहां पर जो भगवान भी कुछ इंट्यूशन देते हैं आपको, कुछ आइडियाज आपको मिलते हैं, कुछ एक्सपीरियंस से आप चीजें सीखते हैं, तो वो चीजें कहाँ काम आएगी? वो भी तो आएगा सामने, इंट्यूशन आएगा सामने। आपका इंट्यूशन बता देगा चीजों को। आपके सामने ये रिपोर्ट है, 3 डेट ऑफ बर्थ आपने रैंडम दी मुझे, एक का बोला ए, एक का बोला बी, एक का बोला सी। और मैंने बताया एक व्यक्ति पॉलिटिशियन है, ए पॉलिटिशियन था, बी को मैंने कहा कि ये स्पोर्ट्स से हैं, क्रिकेटर निकले, सी को मैंने कहा ये फिल्म लाइन से हैं, एक्टर, अभिनय करता है, सी एक्टर निकले। आपने बताया ऋतिक रोशन थे सी में, बी में आपने बताया कि विराट कोहली थे, और ए में आपने बताया चिराग पासवान थे। तो ये जो चीज़ है कुछ इंट्यूटिव भी है, क्योंकि उस डेट उस टाइम को पैदा हुए सभी बच्चे पॉलिटिशियन नहीं बन गए, ये बात सही है। यहाँ एस्ट्रोलॉजर की आवश्यकता पड़ती है, तभी तो मैं कहता हूँ एआई में अपनी कुंडली देखना छोड़ दीजिए। अगर यही बात एआई करने लग जाए, एआई से पूछिए, इस बात का जवाब इस तरीके से कभी नहीं दे पाएगा। जी। और एक और क्वेश्चन कि हमारे भारत में एक बाबा काफी फेमस है, या फिर शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं कहूँ बागेश्वर धाम वाले, तो वो पर्चा देखकर बताते हैं, ठीक है। तो जो राम मंदिर के अंदर अभी घोटाला आया है, बाहर 200 करोड़ का स्कैम हुआ है, तो क्या वो अपने इस पर्चे से ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर ये लोग इंक्लूडेड थे, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स या फिर आप भी ये चीज बता सकते हैं कि इसके अंदर ये लोग इंक्लूडेड थे? देखिए, उनकी क्या पद्धति है उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन किसी और व्यक्ति की पद्धति के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं दे सकता। अपनी पद्धति के ऊपर अगर बात करी जाए तो ज्योतिष जो विद्या होती है, इसमें आप डेट और टाइम के अनुसार ये जरूर बता सकते हैं कि फलाना व्यक्ति चोरी कर सकता है या नहीं कर सकता है। लेकिन इतने सारे लोग इन्वॉल्व अगर हैं, तो हर किसी के डेट ऑफ बर्थ को अध्ययन किया जाए, तरीके से कुंडली का अध्ययन किया जाए, तो संभावना है कि निकाला जा सके। अब ये अपील तो भारत सरकार से है कि एक बार हमारे पास डेट ऑफ बर्थ लेके आइए जो संदिग्ध लोग हैं, हम भी कुछ आपको इंसाइट दे पाएंगे। हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। आप अगर डेट ऑफ बर्थ अरेंज करते हैं, जो राम मंदिर में जिन्होंने चोरी करी, जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं, तो एक बार उनके डेट ऑफ बर्थ सामने रखिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया फिल्म नेता कौन है और क्रिकेटर कौन है और ये कौन है, पॉलिटिशियन कौन है, तो उसी प्रकार से चोर कौन है वो तो पता लग सकता है। चोरी कौन कौन कर सकता है वो पता लग सकता है कुंडली से। लेकिन फिर कुंडली के ऊपर रिलाई करके चोर ही घोषित करना, हो सकता है उस चोरी तो कर सकता है, लेकिन हो सकता है राम मंदिर वाली चोरी ना करी हो उसने, कहीं और करी हो। तो राम मंदिर वाली चोरी को स्पॉट करना है, फिर हाँ, संदिग्ध और फिल्टर्ड आउट हो जाएंगे, उनके ऊपर और अच्छे से अगर रिसर्च किया जाए तो सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय इंटेलिजेंस को कि ज्योतिष का एक मंत्रालय बनाइए और ज्योतिष का सहारा लिया करिए हर चीज में। मैंने कहा था अभी 16 मई से लेकर 10 जून के बीच में आप ही के स्टूडियो में मैंने एक और शूट किया था, उसमें मैंने बताया था दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आतंकवादी पकड़े जाएंगे, ये मेरे शब्द थे। 22 मई 2026 11 आतंकवादी दिल्ली एनसीआर से पकड़े गए थे। हर महीने कितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं दिल्ली एनसीआर से, क्यों उसी छोटी अवधि में पकड़े गए? यहां इंटेलिजेंस को सोचना चाहिए एक बार और कि ज्योतिष का सहारा जरूरी है। वही एक अवधि थी जिस समय हमजा बुरहान मारा गया, वही एक अवधि थी 16 मई से 10 जून, जिस अवधि में 22 जून को 3 आतंकवादी कश्मीर में घेरे गए, जो पहलगाम आतंक के मुख्य अपराधी थे। तो पहलगाम वाले भी, पुलवामा वाले भी और 11 आतंकवादी जो बड़े साजिश को अंजाम देने आए थे, ज्योतिष शास्त्र ने पहले ही पर्दाफाश कर रखा था एक तरीके से। अब भारतीय इंटेल को अगर ये चीज करनी है, यूज करनी है, प्रयोग करनी है, क्योंकि ऑलरेडी जब हम स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं तो हम ये देखते हैं कि मंगल किस राशि में है, तो हमें ना मंगल ग्रह की एक रिलेटिव पोजीशन पता लग जाती है पंचांग से। हमें चंद्रमा की रिलेटिव पोजीशन पंचांग से पता लगती है। जब चंद्रयान मिशन गया था तो पंचांग का सहारा लिया गया था। हालांकि बाद में इसको लोगों ने बहुत कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करी। कैसे कंट्रोवर्सी बन जाती है इसके ऊपर? पंचांग से कोई अगर बात कही जाती है तो फिर लोग इसको कंट्रोवर्सी बना देते हैं। तो पंचांग कैसे बता देता है बिना तारों को देखे, बिना ग्रहों को देखे?
कि भाई इतने तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक ग्रहण इस जगह पे लगेगा। तो अब बात करते हैं योगी जी की। ठीक है, तो काफी सारे लोग कह रहे हैं कि योगी जी हो सकता है कि बीजेपी से वो हटते हमारे को दिखाई दें, या फिर कुछ ऐसा हो। तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है योगी जी की? योगी क्या वो कभी आदित्य, पीएम बनते हुए दिखाई दे सकते हैं हमारे को भारत में? देखिए संभावना योगी जी की प्रधानमंत्री बनने की है, लेकिन एक संभावना अभी प्रबल तो बन रही है कि योगी आदित्यनाथ जी अभी बहुत ही जल्द ही अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को छोड़ करके केंद्र के क्षेत्र में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, केंद्र की राजनीति में दिखाई पड़ सकते हैं। ये बात मैंने अभी नहीं, ये बात मैंने 7-8 महीने पहले भी कही थी पॉडकास्टों में, कई सारे पॉडकास्ट में मैंने कही। जब योगी जी की भविष्यवाणी मांगी जाती थी, मैं कहता था कि मुख्यमंत्री तो बहुत छोटी चीज़ है उनके लिए, उससे बहुत ऊपर का केंद्र में कुछ बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये योग तो है बहुत प्रबल। तो 2027 में जो यूपी के इलेक्शन है उसके अंदर हमारे को योगी जी सीएम के कैंडिडेट नहीं बनते हुए दिखाई देंगे? देखिए संभावना ये दिखाई पड़ता है कि योगी आदित्यनाथ जी अचानक से अपने मुख्यमंत्री पद को छोड़ करके और सत्ता पलट जैसा कुछ होकर के वहाँ पे दिखाई पड़ सकते हैं हमें केंद्र में। कोई और व्यक्ति भाजपा से ही, लेकिन भाजपा ही कहीं न कहीं जीतती हुई उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ सकती है। और नेक्स्ट बिग थिंग कौन होने वाला है इंडिया के अंदर? नेक्स्ट बिग लीडर कौन होने वाला है? देखिए अभी तो लीडरशिप पे अगर बात किया जाए तो सपा जो हम्म। पार्टी है उससे थोड़े-मोड़े नहीं बहुत भारी मात्रा में सांसदों का रेजिग्नेशन होने का संभावना बन सकता है। ओके। बहुत भारी मात्रा में, मतलब आप समझिए कि कोई 4, 5, 6 नहीं, 15, 20 के आंकड़ा में सांसद हम्म। पार्टी से विक्षिप्त होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक बड़ा लॉस पार्टी को दिखाई पड़ सकता है। और क्या कभी कांग्रेस का या राहुल गांधी जी का इंडिया के अंदर कोई फ्यूचर है, कांग्रेस पार्टी का या राहुल गांधी जी का? जब तक राहुल गांधी जी नेतृत्व में कांग्रेस के रहेंगे तब तक कोई फ्यूचर नहीं है। ओके। कोई अच्छे व्यक्ति को कांग्रेस का चेहरा बनना पड़ेगा, तब उनका भविष्य बन सकता है। राहुल गांधी जी को शिव जी का मंदिर बनाते हुए बहुत जल्दी देख सकते हैं हम्म। पूर्वी भारत में। और कोई वैसे प्रेडिक्शंस आपकी जो आप देना चाहें? भविष्यवाणियों को अगर देखा जाए आने वाले समय में 16 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच में बहुत अधिक संभावना है कि राम मंदिर के जो काले चेहरे हैं जिन्होंने चोरी करी होगी वहां पे, उन चेहरों का सामने आने का योग दिखाई पड़ सकता है। भारत में बड़े घोटाले का पर्दाफाश होता हुआ दिखाई हमें पड़ सकता है। हमें यह भी दिखाई पड़ सकता है कि बहुत नामचीन चेहरे पॉलिटिशियंस खास करके सवालों के कटघरे में घिरे हुए हमें दिखाई पड़ेंगे। किसी तरह की भारत में अंतर्राष्ट्रीय बदनामी भारतीय नेताओं की होती हुई दिखाई पड़ सकती है इसी छोटी अवधि में, 16 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में। इस बीच में भारत सरकार को कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा, अन्य देश के साथ में किसी प्रकार की शांति वार्ता या फिर बायलैटरल टॉक्स अगर रखना हो तो इस अवधि में ना रखें, डिले कर दें। 12 अगस्त के बाद रखते हैं, सफल होगी। 12 अगस्त से पहले कोई बड़ा निर्णय भारत के हित में या भारत का अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के हित में लिया जाए तो कहीं ना कहीं से वो हमारे लिए असौभाग्य कारक हो सकता है। ठीक है। और काफी सारे मिडिल क्लास लोग हैं, वो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना, तो सोना और चांदी की इन्वेस्टमेंट वो काफी ज्यादा सेफ मानते हैं। अति उत्तम। तो सोना और चांदी में निवेश करना ही सबसे उचित रहेगा। सोना और चांदी आने वाले समय में बढ़ेगा और इस वर्ष हम कहीं ना कहीं 1,80,000 के आसपास सोने के भाव को ट्रेंड करता हुआ देख सकते हैं। मेरी ही भविष्यवाणी पिछले साल अक्टूबर 2025 में मैंने करी थी कि 2026 का शुरुआत होगा और चांदी का भाव 3 लाख का आंकड़ा क्रॉस करेगा। चांदी का भाव 4,20,000 क्रॉस करता है। उस समय चांदी का भाव कुछ 84,000 रुपए के आसपास था और मैंने 3 गुना भाव बढ़ने का भविष्यवाणी करा था, जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ था। लोग कह रहे थे कि अगर ये बात नहीं होती है तो आपके करियर पर आंच आ सकती है, लेकिन आपने देखा जनवरी का महीना शुरू हुआ और चांदी ने अपने लाइफ टाइम का हाईएस्ट पीक पकड़ा। तो उसी प्रकार से मैं लोगों को यही सुझाव देना चाहता हूं कि सोना और चांदी में निवेश अच्छा है। एक मैं सवाल करेंसी सिस्टम पर भी उठाना चाहूंगा।
पहले नोट्स के ऊपर लिखा रहता था, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ हर हालत में। जो सेंटेंस था उसके ऊपर अंडर एवरी कंडीशन ऐसा कुछ लिखा हुआ है। समय के साथ अंडर एवरी कंडीशन वाली बात जो है वो हट गई, गवर्नर का सिग्नेचर हट गया। तो वो जो जनता को दिया जाता था पहले, उसके अगेंस्ट में उतना सोना डिपॉजिट होता था। लेकिन अब जो नोट्स दिए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट में, क्योंकि प्रॉमिस नहीं है, तो फिर सोना है या नहीं है ये सवाल निशान उत्पन्न करती है। जब भी किसी देश की करेंसी कोलैप्स हुई है, तब तब आपने देखा कि सरकारों ने हाथ खड़ा कर लिया लोगों को मुआवजा देने से। ईरान में करेंसी कोलैप्स होता है, बड़े से बड़े करोड़पति भिखारी बन जाते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई रिलीफ व्हीकल आएगा, हमें कटोरे में खाना डाल के जाएगा। जिनके पास सोना और चांदी का स्टॉक था, एक बात याद करिए, जब कुवैत के ऊपर सद्दाम हुसैन ने कब्जा किया था, कूप किया था, तो उस समय वहां के जितने बड़े से बड़े करोड़पति थे, जब वो नोट दे करके देश को छोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि देश की हालत ऐसी थी, लोगों को मार रहे थे वहां, तो छोड़ना चाह रहे थे, तो सद्दाम हुसैन ने कहा था ये कागज का टुकड़ा है। करेंसी पूरी कोलैप्स हो गई थी, सरकार उस करेंसी का कोई मुआवजा नहीं दिया लोगों को। जिसके पास सोना था या डॉलर था वही लेके जा पाया बाहर, अन्यथा कोई नहीं जा पाया। सोना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रखना। लोगों को गुमराह किया जाता है कि सोना मत रखिए, सोना बेचिए, डिजिटल सोने में निवेश करिए। गलत बात है। जिस दिन करेंसी कोलैप्स करेगा, देखिए हर चीज नश्वर है। कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो मरेगा भी, इसी प्रकार कोई चीज क्रिएट हुई है तो नष्ट भी होगी। जिस दिन करेंसी कोलैप्स करेगा उस दिन लोग सड़क पे आ जाएंगे। लोगों के पास सोना चांदी नहीं होगा तो लोग शक्ति विहीन हो जाएंगे, लोग कमजोर पड़ जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय सरकारों के सामने अपने घुटने टेक देंगे। ऐसे होता रहा है सूडान जैसे देश में, ऐसा होता रहा है बहुत सारे कंट्रीज में। करेंसी कोलैप्स होता है और वहां मैसिव जेनोसाइड तक होता है, भारी मात्रा में लोगों को मारा जाता है चींटियों की तरह। आपने देखा यहाँ पे सूडान में भारी मात्रा में जेनोसाइड, ट्रकों में भर भर के लोगों को मार रहे हैं। पैसे नहीं है लोगों के पास, कोई आवाज नहीं उठा पा रहा। जिसके पास पैसे हैं उसका आवाज बुलंद है। क्यों बेच रहे हैं लोग सोना और चांदी? क्या आप ज्वेलर हैं? क्या आप जोहरी का काम करते हैं? क्या आपको सोना बेचने की जरूरत पड़ी? जिस समय सोने का रेट फ्लक्चुएट हुआ था, लोगों ने पैनिक सेलिंग करी थी। अपने घरों से पुराने खजाने को निकाल करके लोगों ने मार्केट में सर्कुलेट करा दिया। मार्केट में थोड़ी सर्कुलेट हुआ, वो विदेश पहुंच गया। बदले में आपने लिया वही कागज का टुकड़ा, करेंसी, जो नश्वर है। सोना नश्वर नहीं है, करेंसी नश्वर है। और उस कभी ना कभी उसका अंत होगा, कभी ना कभी वो रिप्लेस होगा, कभी ना कभी वो अमान्य हो जाएगा। जिस दिन अमान्य हो जाएगा आप सड़क पे होंगे। सोना मत बेचिए, सोना देव धातु होता है। घर में हमेशा शुभता कोई लेके आता है तो सोना लेके आता है। जब से सोना चांदी लोगों ने बेचा, युद्ध हो गया। सोना और चांदी को लेकर के एक चीज और मेरे दिमाग में बात आती है, विश्व युद्ध एक। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी पता है आपको? इसकी शुरुआत हुई थी टाइटैनिक से। लोग इस कड़ी को बहुत कम लोग समझते हैं। टाइटैनिक बहुत बड़ा कड़ी है विश्व युद्ध एक में। एक व्यक्ति थे जेपी मॉर्गन, रॉथस्चाइल्ड नाम जिनका इल्यूमिनाती से जोड़ा जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं, इन्होंने डिसीजन लिया था कि अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व तैयार करेंगे, यानी कि हम स्वतंत्रता पाएंगे नोट प्रिंट करने की। उसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। उसके बहुत लोग विरोधी थे। जितने बड़े लोग उसके विरोधी थे, उन सभी लोगों को एक शिप में भर दिया गया। सबसे बड़ी शिप बनाई गई, लग्जरियस शिप बनाई गई। उस शिप में बड़े से बड़े विरोधियों को भर दिया गया। उस शिप में आग लगाई गई। आग से जलता हुआ उसके फुटेज हैं कई सारे, आप फुटेज लगवा दीजिएगा। वो फुटेज है, उसमें आग जल रहा है शिप के अंदर, आग लगी है, शिप की लकड़ी सामने की ब्लैक हो रखी है, उसके कुछ एक पिट का एरिया है वहाँ पे काली हो रखी है, लकड़ी जल रही है। जलता हुआ शिप को रवाना कर दिया जाता है। अंतिम मोमेंट में एक व्यक्ति ने अपनी टिकट कैंसिल कर दी, जेपी मॉर्गन। मॉर्गन ग्रुप जो बैंकिंग का सबसे बड़ा नेटवर्क अभी चलता है, पूरे दुनिया भर की करेंसी को कंट्रोल करता है मॉर्गन। तो मॉर्गन ग्रुप के फाउंडर जेपी मॉर्गन टाइटैनिक के एंड मोमेंट पे निकल जाते हैं शिप से बाहर। टाइटैनिक कहानी आती है, टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा के डूब गई, झूठी कहानी। और 1912 में टाइटैनिक डूबती है।
सन 1913 में 1 साल के अंदर फेडरल रिजर्व जिस बात का विरोध हो रहा था वो तैयार हो जाता है। लोगों में पैसा बांट दिया जाता है, वही कागज प्रिंट कर करके पैसे के जैसा लोगों को बांट दिया जाता है, लोन भर भर के लोगों को दे दिया जाता है, उनसे सोना लिया जाता है अगेंस्ट में। लोन देने के लिए जो कोलैटरल होता है, लोग अपने अपने घरों से सोना निकाल निकाल करके, जैसे अभी हुआ युद्ध से पहले सोने के रेट को बढ़ा दिया गया, चांदी के रेट को बढ़ा दिया गया, सोना और चांदी लोगों ने घर से निकाला, बदले में सबको कागज पकड़ाया, किसी तरीके से लालच दे करके। उस समय भी यही हुआ था, हर किसी को लोन मिल जा रहा था, हर किसी को भर भर के कैश मिल गया। अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आई और इकोनॉमिक रिसेशन के दौरान जो वो गोल्ड और सारी चीजें रिजर्व करते जा रहे थे, उसी दौरान 3 साल का जो पीरियड था 1913, 1914, 1915, 1916, इस अवधि में जेपी मॉर्गन ने एक्वायर करी आर्सेनल के लाइसेंसेस। उसने भर के वेपन इंडस्ट्रीज बनाई और वेपनरी मैन्युफैक्चर करी, बहुत बड़ा स्टॉक वेपनरी का मैन्युफैक्चर करा। और उसके बाद क्या होता है, सन 1917 में निकोला टेस्ला बना रहे थे एक प्रोजेक्ट वार्डन क्लाइव, बहुत बड़ी फंडिंग लगने वाली थी, वार्डन क्लाइव टावर, पूरे पृथ्वी को वो कैपेसिटर के जैसा बनाना चाहते थे। वो प्रोजेक्ट से भी फंडिंग उनकी खींची गई और वही 1917 एक अवधि है जिस समय वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। एम्यूनेशन तैयार थे, गोल्ड रिजर्व तैयार था, वॉर करवा दिया गया। कारण कुछ भी, कहानियां कुछ बनाई गई, कहीं की लड़ाई को आग लगा दिया गया, कहीं लड़ाई हो रहा है, यूरोप में कोई लड़ाई उत्पन्न हुआ, उस आग में घी डाल दिया गया। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ और जितने भी तबाही मची, उस तबाही को रिपेयर का लाइसेंस भी किसके पास आया, जेपी मॉर्गन के पास। सोचिए जेपी मॉर्गन की कड़ी कहां से कहां पहुंच रही है। उसके रिपेयर के लाइसेंस के बाद में अमेरिका बन जाता है शक्तिशाली देश। वर्ल्ड वॉर 2 होता है, अमेरिका और शक्तिशाली हो जाता है। अब वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब एक तरीके से वही गंदी राजनीति फिर से चली जा रही है और कहीं ना कहीं से वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी स्फुटित हो सकता है। एक तो मुझे डेट दिखाई पड़ता है 13 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर के बीच में यूरोप के अंदर फिर से किसी प्रकार का गृह युद्ध जैसा माहौल बनाया जा सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस एंगल को अभी तक लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जो मैं आज कैमरे के सामने आपके स्पष्ट कर रहा हूं। टाइटैनिक की कड़ी वर्ल्ड वॉर से कैसे जुड़ी है और रिपीटेड वर्ल्ड वॉर्स कैसे हुए और अभी जो युद्ध के हालात हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है और आने वाले भविष्य में क्या होगा। अमेरिका सुपर पावर बनने के लिए जब जब अमेरिका के हाथ से पावर निकलता है, अमेरिका ऐसी गंदी राजनीति चलता है। आज चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया जा रहा है, वियतनाम और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका किसको फंड कर देगा, ताइवान को फंड कर देगा, ताइवान के साथ में अमेरिका खड़ा हो जाएगा ताकि चीन और ताइवान लड़ जाए। और जिस दिन चीन और ताइवान लड़ेंगे, चीन बहुत विकसित है, मैं अभी चीन से होके आया हूँ और मेरे वीडियोस पढ़े हैं, हालांकि वहाँ के सियो हिंक्विंग आदि मैंने दिखाया कि कितना विकसित है। पूरा का पूरा एक एक शहर है, मकाऊ एक जगह है, पूरा का पूरा एक शहर है जो एक सिंगल मॉल के जैसा है। मतलब एक मॉल के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाने के लिए आपको बसेस चलती हैं, शटल चलती हैं वहाँ पे। तो इतना बड़ा एक शहर, उतने विकसित जगह दुनिया में और कहीं नहीं है। तो चीन से कहीं ना कहीं अमेरिका डरता है, उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए, उसका विकास सामने ना आ जाए। गूगल वहां नहीं है, वहां यूट्यूब नहीं है, हम वही पक्ष देखते हैं चीन का जो पक्ष हमें दिखाया जाता है। तो उसकी तबाही जिस दिन होगी उस दिन अमेरिका अपने आप को सुपर पावर और ज्यादा बड़ा घोषित करेगा। तो ये सब सारे कारण कहीं ना कहीं एक कड़ी बनाते हैं जो आने वाले समय में मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। और इसी कारण से लोगों को कहता हूं, कुछ भी हो जाए, सोना और चांदी का स्टॉक भर भर के अपने पास रखिए। आने वाले समय में बड़ी क्राइसिस आने का योग है। हो सके तो घर पे बंकर बनाइए, हो सके तो घर पे आप वॉकी टॉकीज रखिए, हो सके तो घर में सोलर की व्यवस्था रखिए। सरकार से जितनी भी चीजें आती हैं, कहीं ना कहीं से सरकार के ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय सरकार का प्रेशर है। इसीलिए आपको इंडिपेंडेंट अपनी व्यवस्था बना के रखनी है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है कि आप टैक्स भरते हैं तो आपको सब कुछ सरकार दे देगी, ऐसा मत सोचिए। तो ये तो हो गए कुछ काफी सारे डीप बातें, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस कुछ ऐसे करते हैं जिसमें आपको थोड़ा से वन वर्ड या फिर थोड़ा छोटे छोटे, रैपिड फायर बाद में आएगा, उससे पहले थोड़ा कम रैपिड फायर है ये। तो आजकल सोशल मीडिया पे काफी सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हो गए हैं, ठीक है, जो इंस्टेंट एस्ट्रोलॉजर्स कह सकते हैं। तो किसी को अगर डिफरेंशिएट करना हो किसी फेक और किसी ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजर में, तो वो कैसे उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, पहला तो कंडीशन यही है कि जो ज्योतिषाचार्य हो वो मांस भक्षण ना करता। अगर आप मांस खाएंगे, पर किसी की पर्सनल लाइफ का कैसे पता किसी को?
ठीक है, सही बात है। पर्सनल लाइफ अमूमन पता लग जाती है ये चीज़ कि किसका चरित्र कैसा है, लेकिन फिर भी अगर मांस भक्षण करता हो तो नहीं करना चाहिए, उसे तो सलाह नहीं लेनी चाहिए। देखना ये बहुत आवश्यक है। देखिए, ज्योतिष का मैंने बोला क्या, आपने जब मेरे से सवाल ये करा, फिर से मैं उसी सवाल पर आता हूँ कि आपने फ़िल्म अभिनेता की कुंडली पूछी मेरे से। आपने रैंडम डेट ऑफ बर्थ देख के पूछा ना कि ये क्या करते हैं? तो मैंने बोला फ़िल्म अभिनेता। तो वो जो मैंने बात कही है, उसके पीछे कहीं न कहीं इंट्यूशन भी है, भगवान का संकेत भी है। क्योंकि उस डेट को तो बहुत लोग पैदा हुए होंगे, सब तो फ़िल्म अभिनेता नहीं बने। सॉरी, फिर से। उस डेट को तो बहुत लोग पैदा हुए होंगे, सब कोई फ़िल्म अभिनेता नहीं बने, सब कोई करेक्ट। एक्टर नहीं बन गए। एक वही व्यक्ति एक्टर क्यों बना? वहाँ पर इंट्यूशन भी काम आता है। तो वो जो इंट्यूशन है, वो माँ सरस्वती का वास है, वहाँ पर ब्राह्मण का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, ये मेरा सोच नहीं है, शिव महापुराण के वायव्य संहिता में भी वर्णन है। जब आप शास्त्र को बचवाना चाहते हैं, तो ब्राह्मण को ही व्यासपीठ का अधिकार देना चाहिए। व्यासपीठ पर केवल ब्राह्मण बैठे, और ब्राह्मण के ही मुख से फिर सरस्वती का वास निकलता है, क्योंकि कुंडली को शंकर भाष्य कहा जाता है। कुंडली के अध्ययन को शंकर जी के मुख से निकला हुआ वचन के जैसा मानना चाहिए। जो व्यास के अधिकारी होते हैं, उनको तत्काल शंकर मान लेना चाहिए, और उनके मुख से निकली हुई बात को शंकर जी का बात कहना मानना चाहिए, बिना संशय अपने जीवन में पारित करना चाहिए। तो वहां गणना का कोई विषय नहीं रह जाता। अगर गणना ही सीख करके कोई ज्योतिषाचार्य बन जाएगा, तो एआई बढ़िया है, हमें किसी फिर व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कोई एआई से बढ़िया कोई ज्योतिषाचार्य गणना कर लेगा। एआई बता देगा ना, उसके कुंडली में आप डालिए ना कोई डेट ऑफ बर्थ, तुरंत बताएगा इसके कुंडली में कौन कौन से योग है, बताएगा इसकी कुंडली में शश महापुरुष योग है, इसकी कुंडली में तो हंस राज योग है, इसकी कुंडली में तो बहुत अच्छा अच्छा है, इसकी कुंडली में ये बुरा है, ये बुरा है। कुंडली की गणनाएं एआई कर सकता है, लेकिन जो इंट्यूटिव बातें होती हैं, एआई नहीं कर सकता। वहां पे ब्राह्मण कर सकते हैं, इसीलिए ब्राह्मण की आवश्यकता है। तो ब्राह्मण, पहला चयन ब्राह्मण को करिए। और ब्राह्मण को अब वहां ज्ञान मैटर कम करता है, वहां ज्ञान उनको कितना है वो थोड़ा कम मैटर करेगा, क्योंकि उनके पीछे उनके वचन को पारित करवाने के लिए कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों की साधना, उनके पूर्वजों की तपस्या भी है। तो क्या कोई ज्योतिषाचार्य, फिर कोई एस्ट्रोलॉजर या फिर ज्योतिष जो कहे, जो कि ब्राह्मण ना हो, उनसे लोगों को कंसल्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि काफी देखिए, सारे लोग हैं ऐसे मैं जो ये बात डिफरेंट कहूंगा। डिफरेंट हाँ, रिलीजन के हाँ। हैं, या फिर कह लें कि अगर जातिवाद वाली बात आ जाए, ब्राह्मण नहीं है वो लोग, तो क्या उनसे कंसल्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, शास्त्र तो ये कहता है कि व्यासपीठ का अधिकार ब्राह्मण को होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि ब्राह्मण को, ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, व्यासपीठ बहुत मुश्किल से मिल रहा है। और ज्ञान अगर आपके पास है, मैंने बोला ना कि कैलकुलेशन तो इनसाइट देता है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन कुछ इनसाइट नहीं देता। एआई भी कैलकुलेशन करता है, इनसाइट तो मिलता है। तो ज्योतिष का ज्ञान से आप बहुत सारी गणनाएं कर सकते हैं, कुछ जान सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंसल्टेशन मत लीजिए, आप ले सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस अगर देखना हो तो ब्राह्मण को ज्यादा वहां पे प्रेफरेंस देना चाहिए। कारण है कि शास्त्र में ये बात लिखी है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। शिव महापुराण के वायव्य संहिता में है, श्रीमद् भागवत के भागवत महापुराण में है। जब आप भागवत कैसे सुननी चाहिए, भागवत के कथा का श्रवण विधि पढ़ेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि हर जगह यही वर्णन है कि ब्राह्मण। और ब्राह्मण क्यों? लोग कहेंगे कि ब्राह्मण तो वो हो गया जो शास्त्र को जानता हो, समझता हो, वो ब्राह्मण है। लोग यहाँ पे फिर वर्ण को विशेषता नहीं देते हैं। वो कहेंगे कि अगर क्षत्रिय वर्ण में भी उत्पन्न हुआ है और शास्त्र को जानता है, तो वो ब्राह्मण हो गया। लेकिन आप एक बात सुनिए, शास्त्र ये भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार 12 वर्ष से पहले होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय है तो 14 वर्ष से पहले, वैश्य है तो 16 वर्ष से पहले जनेऊ, यज्ञोपवीत यानी जो जनेऊ में पहनता हूँ, जनेऊ। मेरा 7 साल की उम्र में हुआ था, कम उम्र में जनेऊ होने का। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति आगे जाके ब्राह्मण बनेगा कि शूद्र बनेगा कि वैश्य बनेगा कि क्षत्रिय बनेगा? वो तो जाति से हुआ ना। कहते हैं कि कर्मणो जायते जन्मः, जन्मनो जायते वर्णः। कर्म के अनुसार जन्म होता है और जन्म के अनुसार वर्ण तय हो जाता है। ब्राह्मण जो बालक होता है, जब उसका नामकरण संस्कार होता है, तो ब्राह्मण बालक का 12 दिन के अंदर हो जाता है, वैश्य बालक का 14 दिन के अंदर, क्षत्रिय बालक का 14 दिन के अंदर, वैश्य बालक का 16 दिन के अंदर, और 18 दिन के अंदर शूद्र का हो जाता है। तो जन्मे हुए बालक का आप कैसे तय करेंगे कि उसका वर्ण क्या रहेगा? यहाँ पे वर्ण है। एक और बात आ जाती है, एक उदाहरण मैं रामायण से भी दे देता हूं। भगवान श्री राम क्षत्रिय, कहने को तो उनको वो तो शास्त्र के परम ज्ञाता, धर्म के परम ज्ञाता,
लेकिन लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब रामेश्वरम शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का स्थापना करना था, तो रावण को सबसे योग्य ब्राह्मण क्यों माना गया? वो तो त्रेता का काल था। कलयुग में मान सकते हैं दंभी ब्राह्मण बहुत भर गए हैं। त्रेता युग के काल में तो ऋषि मुनि हुआ करते थे। त्रेता युग के काल में तो एक से एक ब्राह्मण उनके मंडली में थे। हनुमान जी उनके साथ थे। उनको भी शास्त्र का ज्ञान था। जामवंत जी को शास्त्र आता था। शास्त्र का आना अपनी जगह है और ब्राह्मण का व्यवस्था पूजा में अपनी जगह है। इसीलिए रावण को बतौर शिव भक्त और ब्राह्मण के रूप में सुशोभित करके रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के स्थापना में बैठाया गया। उनके शत्रु को बैठाया गया। तो ये जो बात है, लोग जो कहते हैं कि वर्ण जो है कर्म से तय होता है, तो फिर भगवान राम के कर्म ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ थे। भगवान थे साक्षात। हनुमान जी साक्षात भगवान थे। लेकिन इन लोगों ने ज्योतिर्लिंग की स्थापना के लिए खुद को नहीं रखा, क्योंकि क्षत्रिय थे, ब्राह्मण को ही रखा। कारण पता है क्या है? जो धर्म है, कई लोगों को क्या हुआ कि जब लोगों ने ये देखा कि क्षत्रियता तो लोगों के हाथों से छिन गई, क्योंकि क्षत्रिय मांस खाने लग गए। जब से क्षत्रिय मांस खाने लग गए, उनके हाथ से राजपाट सब छिन गया। अभी मिलता है कि फलाने डायनेस्टी के लास्ट स्क्वाइन ये फलाना व्यक्ति रहे हैं। तो लास्ट वंशज क्यों? प्रथम वंश अभी आप पीढ़ी चल क्यों नहीं रही आपकी? इसलिए नहीं चल रही क्योंकि आपने वर्ण विच्छेद कर दिया। क्षत्रिय जब अनन्य जगहों पर बैठ गए और कहते हैं वैकल्पिक क्षत्रिय जब शासन में आए, तब से विस्फोट हुआ। असली क्षत्रियों के हाथ से शासन गया। मांसाहार शुरू कर दिया क्षत्रियों ने, तब से शासन गया। मदिरा पान शुरू कर दिया क्षत्रियों ने, शासन गया। धनानन ने जब मदिरा पान किया था, तो धनानन का समस्त जो समूल नाश हो गया था। समस्त उसके राजपाट का नाश हो गया था। तो फिर अभी के क्षत्रिय क्या चीज है? क्यों करते हैं मांसाहार? क्यों करते हैं शराबपान? अभी के क्षत्रियों को मैं स्ट्रिक्टली कहता हूं कि जिस दिन आपने मांसाहार छोड़ दिया, जिस दिन आपने शराब पीना छोड़ दिया, वही राजपाट का तरीका, वही राजपाट का जीवन शैली वापस आपको लौट आएगा। अपने कुल खानदान को सुधारने का अधिकार का दायित्व तो आपको प्राप्त हुआ है। हाँ, एक बात मैं कहूंगा कि जो लोग ब्राह्मण नहीं हैं, उन्होंने ये देखा कि इस फील्ड में तो बहुत कमाई है, लोग बिना कुछ किए दान दक्षिणा दे के जाते हैं। तब लोगों को खलबली मची कि नहीं, हम बड़ा बड़ा टीका लगाएंगे, पूरा भगवा गेरुआ वस्त्र पहनेंगे, ढोंग करेंगे, पूरा मोटा मोटा माला डालेंगे और बैठ जाएंगे शास्त्री बन करके। देखिए, ज्ञान प्राप्त होना, मैंने बोला ना, रामायण में राम जी को तो ज्ञान था, लेकिन क्षत्रिय होने के कारण उन्होंने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद से ना करके रावण से करवाई, ब्राह्मण बुला के करवाई। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण को वो सम्मान, वो स्थान देना चाहिए और उनका जो स्थान है उसको नौटंकी करके नहीं लेना चाहिए। जो चीज आपके ब्लड में दौड़ती है, जो मंत्रोच्चार आपकी पीढ़ियों का किया हुआ, जो आपके शुद्धता, जो खान पान की शुद्धता जो रही है, वो जो ब्लड में दौड़ती है, वो नहीं ले सकते। मुझे कहाँ आवश्यकता पड़ती है कि मैं भगवा और गेरुआ पहन करके बैठूं आपके सामने? वैसे तो मेरी मार्केटिंग खूब बढ़ जाएगी। अभी मैं अगर भगवा पहन के आने लग जाऊं, तुरंत लोग दंडवत करने लग जाएंगे, बाबा बाबा बाबा। आवश्यकता नहीं है। जो चीज मेरे ब्लड में है, वो चीज मेरे ब्लड से कोई छीन नहीं सकता। जितनी मेरी श्रद्धा, मैं उतना करता हूं, लेकिन मेरे ब्लड से कोई छीन नहीं सकता। जिनके ब्लड में नहीं है, उनको बहुत दिखावा की आवश्यकता पड़ती है। अपने आप को दिखाना पड़ता है कि मैं हूं। ये एक भेद आ जाता है। 2026 में इंडिया में बचे हुए महीनों के लिए आपकी कोई बड़ी प्रेडिक्शन? देखिए, मैंने एक बात कही थी कि देखिए, लोग यूजुअली ये बात मेरे बारे में कहते हैं कि मेरी अधिकांश भविष्यवाणियां नकारात्मक होती है। सकारात्मक भविष्यवाणी आज आपके सामने करके जाता हूं। 2026 का जो परिवेश रहने वाला है, इस बार कृषि उत्पाद के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग निवेश करना चाहते हैं एग्रीकल्चरल थिंग्स में, एग्रीकल्चरल चीजों में, उनके निवेश करने के लिए समय अच्छा है। उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। वर्षा असामान्य होगी, लेकिन प्रॉफिट एग्रीकल्चर में है। उत्पाद बढ़ेगा इस बार भारत में, और साथ में भले दाम बढ़ेगा, दाम भी बढ़ेगा, क्राइसिस के कारण चीजों का दाम बढ़ेगा, लेकिन इस बार उत्पाद भी बढ़ेगा। एग्रीकल्चर में निवेश करना बहुत अच्छा इस बार रहने वाला है। 2026 में बचे हुए जो महीने हैं, एग्रीकल्चर में पैसा लगाइए। दूसरा, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक अवधि आ रही है 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में। इस समय फ्लाइटों की यात्रा कम करनी चाहिए। किसी प्रकार का दुर्घटनाग्रस्त होने का, फ्लाइट से दुर्घटना होने का प्रबल योग दिखाई पड़ सकता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में ही बैंकों में पैसा ज्यादा रखना नहीं चाहिए। एफडी में पैसा ज्यादा स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, नुकसान हो सकता है।
कई सारे बैंकों का लाइसेंस का रद्द होना, बैंकिंग सिस्टम में बड़ा कोई घोटाला एक्सपोज होना, बैंकिंग ऑफिसर्स का अचानक से तेजी से घोटाले के डर से रेजिग्नेशन देना, ये सारी चीजें हमें दिखाई पड़ सकती है। इंडियन इकोनॉमी के लिए अगले 2 साल कैसे रहेंगे? भारतीय इकोनॉमी की अगर बात की जाए, सन 2032 तक इकोनॉमी लगातार नीचे जाती हुई दिखाई पड़ती है। स्टॉक मार्केट बुलिश रहेगा या बेयरिश? बहुत विस्फोटक रहेगा स्टॉक मार्केट। अवधियां हैं, साल बचे हुए समय के आधे प्रार्ध में स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन एक अवधि मैं आपको बताता हूं जिसमें स्टॉक मार्केट में फेक न्यूज आएगा, और फेक न्यूज का बड़ा प्रभाव स्टॉक मार्केट में हमें देखने के लिए मिलेगा। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में संभावना है कि स्टॉक मार्केट फेक न्यूज के कारण उसमें उथल पुथल मच जाए, और अवधि अच्छी नहीं है स्टॉक मार्केट में ज़्यादा निवेश करने के लिए। 2032 तक लोगों को सलाह दी जाती है कि स्टॉक मार्केट, जुआ, गैम्बलिंग, सट्टा लगाना गेम में, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। ये वही काल है जैसे काल में पांडव द्रौपदी तक हो चुके थे 64 के खेल में। तो जुए सट्टे से दूर रहें, विध्वंस हो सकता है। रियल एस्टेट या गोल्ड, किस एसेट में ज्यादा ग्रोथ दिखती है? देखिए, गोल्ड में ज़्यादा ग्रोथ रहेगा। रियल एस्टेट की अगर बात की जाए तो सितंबर 2027 के बाद अगर रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो 2032 के बाद आपको लाभ देगा। अगर बड़ा निवेश करने का सोच रहे थे जमीनें रखने के लिए, 2027 के सितंबर का इंतजार कीजिए। शनि को मीन राशि से निकलने का इंतजार कीजिए, आपको लाभ होगा। एआई और टेक्नोलॉजी इंसान के लिए ब्लेसिंग होगी या थ्रेट? दोनों रहेंगी। आने वाले लंबे समय में कालांतर में थ्रेट ही है, धर्म को भी उससे थ्रेट है, क्षति है। या किसी बड़े सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर के करियर में मेजर शिफ्ट दिख रहे हैं? एक तो मृत्यु का योग है बड़े सेलिब्रिटी का, वो योग दिखाई पड़ेगा हमें 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में। किसी बड़े हस्ती को हम खो सकते हैं, ऐसा योग दिखाई पड़ सकता है। इंडियन टीम का कोई क्रिकेट का बड़ा फेज? एक छोटा बच्चा आया 15-16 साल का, क्या नाम है उसका? वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी, बहुत अच्छी कुंडली है उसकी, बहुत अच्छा ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओके ओके। एक चीज प्रधानमंत्री मोदी जी की, कि मोदी जी की शादी क्यों नहीं टिक पाई? उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग था जिसने उनकी पर्सनल लाइफ को कोई डायरेक्शन गलत चली गई? देखिए, मोदी जी की बहुत प्रकार की कुंडलियां नेट पर मिलती है, अलग अलग प्रकार का डेट मिलता है। लेकिन अगर उनकी कुंडली का ऐसे अध्ययन किया जाए तो उनकी कुंडली में वृश्चिक लग्न की उनकी कुंडली बनी, और वृश्चिक लग्न की जो कुंडली है उस कुंडली में गुरु चंडाल दोष उपस्थित है, और गुरु चंडाल का एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहा, लेकिन करियर में बहुत बड़ा उछाल वही देकर के आता है। पितृदोष भी उपस्थित होता है उनकी कुंडली में, लेकिन पितृदोष का असर वैवाहिक जीवन पर तो पड़ा, उनका वंश ना चलने का एक बड़ा कारण बन जाता है। पितृदोष जब उपस्थित होता है तो वंश धीरे धीरे चलना रुक जाता है, वंश नहीं बढ़ पाता आगे, तो वंश उनका आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन करियर में ग्रोथ, करियर अपनी जगह है, पितृदोष अपनी जगह है। पितृदोष परिवार को संकुचित करता है, परिवार को तोड़ता है, परिवार के पीढ़ियों को बढ़ने नहीं देता। तो ये एक बड़ा कारण बनता है पितृदोष उनकी कुंडली में, कि उनका विवाह नहीं टिका और बच्चे नहीं। तो बहुत मजा आया, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, और बहुत बड़ी एक्सपीरियंस था ये कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर, इन्फ्लुएंसर एस्ट्रोलॉजर के पास मैं बैठा हूँ और उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया। जी, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जी बैठने के लिए और अपना टाइम निकालने के लिए। चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच।